तो बच्चों आज शुरू करते हैं कहानी लीलावती की। अब ये लीलावती क्या है, कहाँ से आई ये लीलावती? हम एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से आज पढ़ने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट मैम ने ये जो वर्ड यूज़ किया लीलावती, इसके बारे में जानना तो पड़ेगा। कभी कभी आपने सोचा नहीं कि हम टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसका ओरिजिनेशन कैसे है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको, इनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कहानी होगी। तो उस कहानी को भी जानते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जाम, तो इसको ज़रूर अपनी सेव लिस्ट में रखें ताकि आपको आगे भी इसका काम पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पूरी कंसेप्चुअल क्लास होगी और इस कंसेप्चुअल क्लास में आज जो पढ़ाया जाएगा ये आपको आने वाले एग्जाम्स में हमेशा फ़ायदेमंद होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हम बेसिकली अगर हम देखें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा कितने मार्क्स का आता है, तो किसी भी एग्जाम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन एनडीए के एग्जाम में 7 to 8 क्वेश्चंस के ऑन एन एवरेज लेकर के आता है। इस बार थोड़ा सा कम वेटेज था इसका, बट हाँ आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जब पहले आता था 7 to 8 क्वेश्चन, यानी 17.5 से लेके 20 मार्क्स लेकर के आता था, ऑन एन एवरेज 15 नंबर आज भी इसके हैं। पॉइंट ये है कि अगर हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं पढ़ा तो ना तो हमें प्रोबेबिलिटी समझ में आती है और आगे कई सारे कॉन्सेप्ट में हम लैग बिहाइंड कर जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी अपने में एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र है जिसको हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली परमुटेशन की शुरुआत, तो बच्चों बेसिकली अगर हम बात करें आपके लिए, हम लोग जो ऑफलाइन में मेहनत कर रहे हैं या ऑफलाइन बैचेस की बात करते हैं जिसके बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है, बार बार आप लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको डिटेल बता ही दूं कि क्या है हमारे ऑफलाइन के चार्जेस और क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें होंगी। तो बेसिकली हमने 50,000 से रेट अपना कर दिया है। इस समय सबसे चीपेस्ट रेट चल रहा है एनडीए के बैचेस के लिए। एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ और एफकैट के लिए कितना चल रहा है? सिर्फ 30,000। और इस 30,000 में आपको प्रॉपर मिलेगा बुक्स और सारी फैसिलिटीज़ जो आपको वैलिडिटी के साथ मिलेगी, जैसे कि आपको साथ ही साथ 6 मंथ के अंदर या 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एसएसबी भी मिलेगी, जहां एसएसबी में आपको प्रॉपर जीटीओ ट्रेनिंग और सारी मेडिकल फैसिलिटीज, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेगी। तो बेसिकली बच्चों जल्दी से एक ऑफलाइन बैच का हिस्सा बनो, क्योंकि डिफेंस की जो प्रिपरेशन होती है ना, ये ऑफलाइन में जो मज़ा आता है जब आप प्रॉपर तरीके से पेन पेपर उठा करके पेपर देते हैं, कॉम्पिटिशन को जीते हैं, एक क्लास में बैठ करके कॉम्पिटिशन को महसूस करते हैं, उसकी नीड है। तो बेसिकली अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9696330033। इसमें कॉल करिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। करते हैं कहां से आया परमुटेशन। अगर हम बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन की शुरुआत कर दी थी हमारे महावीर जी ने, जो कि जैन धर्म से थे। तो महावीर साहब जब आए थे, महावीर जो गुरुदेव थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सोचिए कितने विद्वान लोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला दिया था। उसके बाद जो भास्कराचार्य थे, भास्कराचार्य ने एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा था लीलावती, और उस बुक का नाम था लीलावती, जिसमें एक चैप्टर था अंक पासा। उस अंक पासा जिसको आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, हिंदी में सबसे पहले जब वो चैप्टर जनरेट हुआ जिसमें इसके बारे में नॉलेज लिखी गई कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, उसको कहा जाता था अंक पासा इन लीलावती बुक। तो ये बात है कि पहले से लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया और आज हम उनके एप्लीकेशंस को बस पढ़ ही लें तो वही बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली बच्चों शुरू करते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आज की डेट में हम बेसिक से शुरू करना चाहें तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन बातों के बारे में बात कर लें जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए फैक्टोरियल की। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल यानी जैसे लिखा है n फैक्टोरियल, जहां n होता है आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 2 इंटू 1। यानी कि जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 6। 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 24। फिर 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 120। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल आपका कितना होगा, 6 × 5 × 4 × 2 × 1, ये आपका हो जाएगा 720। इसी तरह हम 7 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, 8 फैक्टोरियल और कितना भी फैक्टोरियल हम आराम से निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 10 फैक्टोरियल तक की जरूरत पड़ सकती है हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप अगर उतने की वैल्यू याद रखेंगे तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट होगा। बट अभी पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि क्या हम ये देख सकते हैं कि हम 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को ध्यान से देखो, क्या मैं 2 फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिख सकती, 2 × 1 का फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल ही तो है। 3 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 × 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, एक पीछे करके जरूर लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि मैम ने यहाँ लिखाया है कि n एक होल नंबर है। अगर n एक होल नंबर है तो हमारे पास 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू होनी चाहिए। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है n फैक्टोरियल बराबर n × n-1 का फैक्टोरियल होता है, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये क्या है, n-1 का फैक्टोरियल ही तो है। तो बेसिकली अगर हम n की वैल्यू 1 कर दें तो यहाँ कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 × 1-1 का फैक्टोरियल, ये आ गया 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल की यूजेस कुछ पढ़े कि कैसे कैसे वैल्यूज निकलती है फैक्टोरियल की, क्योंकि आगे हमें फैक्टोरियल का काम जरूर पढ़ने वाला है। तो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने बोला एलसीएम लो 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का, तो 7, 8 और 9 फैक्टोरियल का एलसीएम वो होता है जो तीनों नंबर से कटे। क्या आपको देख के नहीं लग रहा कि 9 फैक्टोरियल ही इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 9 फैक्टोरियल तीनों नंबर से कट रहा होगा, है ना। 9 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल भी काटेगा, 8 फैक्टोरियल भी काटेगा और 9 फैक्टोरियल तो काटेगा ही काटेगा। तो सबसे बड़ा वाला नंबर ही इनका एलसीएम बन जाएगा। अगर हमने बात की होती एचसीएफ की, इन 3 नंबर्स में एचसीएफ की अगर हमने बात की होती तो कितना होता, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल का एचसीएफ हो गया होता हमारा खुद 7 फैक्टोरियल हो चुका होता। अब पॉइंट ये है कि फैक्टोरियल का यूज और कहां पड़ता है हमें, अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फैक्टोरियल इज टू काउंट द नंबर ऑफ एक्सपोनेंट इन अ नंबर, मतलब पावर ऑफ एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक सिंपल सा सवाल बोलती हूं, सिंपल सा सवाल कुछ ऐसा है, मैंने बोला कि 20 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, ठीक है, 20 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा। बेसिकली हम जो काउंट कर सकते हैं वो किसी भी फैक्टोरियल में कितनी बार कोई प्राइम नंबर आ रहा है ये निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, कोई भी फैक्टोरियल लिखा है उसमें कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है, इसको निकालने की हमारे पास क्षमता होती है। इसका निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, इसको निकालने का प्रोसीजर ये है कि आप 20 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करो। 20 फैक्टोरियल एक्चुअल में नहीं डिवाइड हो रहा है, आप 20 को ही 3 से डिवाइड करो। अगर 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में जाएगा 18, फिर अभी ये कट सकता है तो 3 से काटो और कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। अब तो नहीं कट सकता तो अब रुक जाओ। तो बेसिकली बाद के जितने भी नंबर यहां लिखे होंगे 6 + 2 यानी कि 8 बार 20 फैक्टोरियल में 8 बार 3 आएगा। 3 की पावर कितनी होगी, 8 आएगी 20 फैक्टोरियल में। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 100 फैक्टोरियल में आपका 7 कितनी बार आएगा, तो 100 फैक्टोरियल में अगर हमें 7 काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, और फिर 7 से ये कट सकता है तो कितनी बार कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। और अगर ये 2 बार में कटेगा तो यहां से कितना आ गया, 14 + 2 यानी कि आपका 16 बार 7 आएगा 100 फैक्टोरियल में। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ जीरोस से, नंबर ऑफ जीरोस से। जैसे क्वेश्चन है मेरा 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 100 फैक्टोरियल अगर हमने खोला तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे।
तो 100 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं तो आप नंबर ऑफ 5 काउंट करिए सिर्फ। क्यों नंबर ऑफ 5? क्योंकि जब भी एक 5 और एक 2 मिलता है तो 0 फॉर्म होता है। अब किसी भी फैक्टोरियल में 2 जो आएगा बहुत ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, तो जितने जोड़े मिलेंगे 5 और 2 के उतने 0 बनते जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ, आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए कि किसी भी फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरो जानने हैं, हम नंबर ऑफ 5 निकालने की 5 कितनी बार आए, जितनी बार 5 आएगा उतने ही उसमें 0 बनेंगे। तो यहां पे हम क्या करें, 100 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड कर दें। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, फिर 5 से कट रहा है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब 5 से नहीं कट रहा है तो 20 + 4 यानी 24 जीरो आएंगे। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आपके 24 आएंगे। यूपीएससी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता है, मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ जीरोज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एनडीए के पेपर में अभी हाल ही में आया था, मार्च के पेपर में, अप्रैल के पेपर में 2023 में क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 2023 का फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि क्या 25 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 26? क्या ये संभव है? 25 फैक्टोरियल प्लस 1 26 से कटेगा। दूसरा स्टेटमेंट था 6 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7। ये 2 स्टेटमेंट्स थे और इन 2 स्टेटमेंट में से आपको ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर 25 फैक्टोरियल प्लस 1 को 26 डिवाइड करेगा तो अलग अलग भी डिवाइड करेगा, ये पक्का नियम होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 फैक्टोरियल बाय 26 प्लस 1/26। अच्छा ये क्या है, 25 फैक्टोरियल तो पूरा 26 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा जरा देखते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 25 इंटू 24 इंटू डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं 13 आएगा और फिर डॉट 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 2 इंटू 1 ऐसे लिखोगे, ये आ जाएगा आपका 25 फैक्टोरियल और यहाँ लास्ट में बच गया 1/26। तो ये 26 तो कट जाएगा, 13 और 2 यानी ये नंबर तो पूरा कट जा रहा है, लेकिन 1 आपका नहीं कट पा रहा 26 से, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था। पूरी तरीके से आपका 25 फैक्टोरियल, अगर एक पार्ट कट रहा है तो दूसरा पार्ट भी कटना पड़ेगा ही उस नंबर से, तो इसलिए क्या हो गया, ये नंबर क्या था, 26 से नहीं डिविजिबल था। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्टली चेक करके प्रूफ किया जा सकता था। कैसे? क्योंकि हमें पता है 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 प्लस 1 आपका हो जाएगा 721 और 721 7 से डिविजिबल होता है। 721 को आप 7 से काट सकते हैं, 103 आराम से आ जाएगा। इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन पहला स्टेटमेंट इसका फॉल्स था। तो आई होप यू गॉट टू नो कि फैक्टोरियल का काम हमें पड़ता है, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पीएनसी का फॉर्मूला भी आना चाहिए। पीएनसी के फॉर्मूले में फैक्टोरियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो अब अपनी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं ये दे रही हूँ कि सैटरडे को हम लेकर के आएंगे इसी का मॉक टेस्ट। बेसिकली लाइव मॉक कराऊंगी बेटा, जो टॉपिक अभी आप पढ़ोगे सैटरडे को इसी का कंपटीशन, इसी का टेस्ट कराऊंगी। तो बेसिकली इस थ्योरी को ढंग से पढ़ो ताकि आप देख सको कि क्या आप वहां पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लायक बचे हैं, क्या आप कर पा रहे हैं, आपकी नॉलेज कितनी बूस्टअप की गई है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का नॉलेज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे की कि बेसिकली 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे, फंडामेंटल प्रिंसिपल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान से समझिएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल, अब इस फंडामेंटल प्रिंसिपल में सबसे पहला आता है एडिशन प्रिंसिपल। क्या होता है एडिशन प्रिंसिपल? एडिशन प्रिंसिपल जैसे कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कोई भी जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे प्लस लगाएं बीच में या मल्टीप्लाई लगाएं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ता है कि क्या मैम वहां पे प्लस लगेगा कि वहां पे माइनस लगेगा। अब बच्चों जरा ध्यान से समझना, प्लस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हूँ। सपोज एक रूम है, आप
के पास यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, ठीक है, 4 दरवाजे हैं और 3 विंडो है, 3 विंडो एंड 4 डोर्स। अब बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे आपको बंद कर दिया और उसके बाद इसी रूम पे एक शेर छोड़ दिया, तो आपका टास्क क्या होगा? आपका टास्क होगा अल्टीमेटली रूम से भाग जाना। अब रूम से भागने के लिए आप ये नहीं देखोगे कि आप खिड़की से भागोगे कि दरवाजे से भागोगे, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। टास्क क्या होगा? आपको अल्टीमेटली यहां से एस्केप करना। अब यहां से अगर आपको एस्केप करना है तो आपके पास टोटल रास्ते कितने हैं? 3 + 4, टोटल चॉइस आपके पास 7 है। यानी कि दरवाजे का विंडो से कोई लेना देना नहीं, विंडो का दरवाजे से कोई काम नहीं, लेना देना नहीं। प्लस का साइन वहां लगाते हैं जहां पे एक बार में काम पूरा हो जाए। जैसे ही एक भी काम करने से हमारा काम पूरा हो जाए तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। प्लस का साइन व्हेन 2 कंडीशंस आर, जब 2 कंडीशंस आपकी इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से, एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में कोई भी 6 बैचेस ले सकते हो। मॉर्निंग में कोई भी 6 बैचेस में से कोई भी आप 6 बैचेस ले सकते हो। और इवनिंग में, एंड आपने कहा, और इवनिंग में शाम के समय आप कोई भी 7 बैचेस में से कोई एक बैचेस ले सकते हो। अब आप तो यही सोचोगे कि मैम ने एक चॉइस दी है कि मॉर्निंग में कोई भी 6 बैचेस में से 6 बैचेस आ जाओ और इवनिंग में जो 7 बैचेस आ रहे हैं उसमें कोई भी आ जाओ। तो मॉर्निंग का इवनिंग से कोई लेना देना नहीं। आपके पास ओपन सोर्स है, आप सुबह भी 7 में 6 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, प्लस शाम को भी 7 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो टोटल मेथड कितने हो गए आपके पास? 13 वेज हो गए कि नहीं? तैयार वो होने के, बैचेस सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने? 13। मॉर्निंग का इवनिंग से कोई लेना देना नहीं, इवनिंग वाले बैच से मॉर्निंग का कोई लेना देना नहीं। तो और का मतलब, जब भी और का इस्तेमाल हो, और का मतलब ही प्लस होता है, या जहां पर भी या लगे इसका मतलब प्लस। मैं कह रही हूं अगर आपका एक भी काम करने से काम पूरा हो जाए तो आप वहां पे प्लस लगाएंगे। जैसे मैंने बोला इस रूम से बाहर जाओ, एक बैट या बॉल लेकर के आओ, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे बाहर, अगर आपको बैट मिल गया तो भी आप वापस आ जाओगे, बॉल मिल जाएगी तो भी आप वापस आ जाओगे। तो बीच में क्या लगा है? साइन, प्लस। बेसिकली एक भी काम करने से हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? साइन। वहां पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो प्लस का कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कहां लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एक बड़ा ही सिंपल फंडा है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है जरा देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये 2 पॉइंट अगर क्लियर हो गए ना तो आपको आगे की दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाए? बड़ा सिंपल सी बात लिख रही हूं, जब तक काम पूरा ना हो मल्टीप्लाई करो। जब तक कि काम पूरा ना हो जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। जैसे कि बात को समझना, मैंने बोला आपके पास एक वाइट शर्ट है, ठीक है, और आपके पास एक येलो टी शर्ट है, ठीक है, ये येलो टी शर्ट है, और साथ ही साथ आपके पास 3 पैंट है, एक वाइट पैंट है और एक ब्लू पैंट ले लेते हैं यार, ठीक है भाई, ब्लू पैंट नहीं पहनते होगे, आई डोंट नो, बट हाँ अब कलर ऑप्शन अपने पास अभी यही है। तो ये क्या है? 3 पैंट। अब मैंने बोला तुम्हें पार्टी में तैयार होके जाना, तो पार्टी में तैयार होने के जाने से लिए तुम क्या करोगे? पहले तो कोई 2 टी शर्ट में से कोई एक टी शर्ट सिलेक्ट करोगे। टोटल वेज तैयार होने के तुम्हारे पास कितने हैं? एक शर्ट को लिया, इन तीनों में से कोई भी 3 पैंट ले लिया, तो 3 सेट तो ये तैयार हो गए तुम्हारे। एक तरीका क्या है कि एक शर्ट ली, इन 3 के साथ कोई भी पैंट मिला लो, तो 3 तरीके ये हो गए, यानी टोटल 6 तरीके हो गए। बट क्या ये सही मेथड है अभी कैलकुलेट करने का? अगर मैंने नंबर्स बहुत ज्यादा दे दिए तो क्या ऐसे पेयरिंग करते रहोगे? नहीं। अब इसको करने का तरीका, सटीक तरीका क्या है, ध्यान से समझना। करने को इसका सटीक तरीका ये है कि पहले आप
शर्ट सिलेक्ट करोगे। शर्ट सिलेक्ट करने के आपके पास तरीके कितने? 2। क्या काम पूरा हो गया? नहीं, पैंट भी तो सिलेक्ट करोगे। अब पैंट जब सिलेक्ट करोगे तो आपके पास उसके लिए कितने तरीके? 3 तरीके। तो बेसिकली जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो 2 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझे? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई छोटा भाई बहन, उसको आपकी मम्मी ने जिम्मेदारी के लिए कि सुबह इसको आप ही को तैयार करके भेजना है। तो उसके पास 3 बैग है, ठीक है, 3 बैग और 4 बॉटल है, 4 बॉटल है और साथ ही साथ 2 टिफिन है। ऐसे कोई टिफिन बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब तुम उसे सुबह तैयार करके भेजोगे तो सबसे पहले तो बैग को ही सिलेक्ट करोगे। अब बैग सिलेक्ट करने का तरीका क्या? 3। बॉटल फिर सिलेक्ट करोगे, 4 बॉटलों में से 1 बॉटल सिलेक्ट करने का तरीका क्या? 4। उसके बाद 2 टिफिन, यानी वो तैयार होके जा सकता है पूरे 24 तरीके से। 24 तरीके से उसका सेट बना करके अलग अलग तरीके से उसको तैयार करके भेजा जा सकता है। तो मल्टीप्लाई समझ में आया? जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, पहले बैग सिलेक्ट किया, अभी काम पूरा नहीं हुआ, बॉटल भी भेजना है, फिर बॉटल सिलेक्ट की, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद टिफिन भी तो देना पड़ेगा। तो जब तक काम हमारा पूरा ना हो जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज आप फंस गए हैं अंडमान में। अगर आप अंडमान में हैं और आपको जाना है लंदन, तो अंडमान से सबसे पहले आप इंडिया आएंगे, 4 शिप करके आप आ सकते हो, 4 शिप। फिर इंडिया से आप 3 फ्लाइट करके, इंडिया मतलब अंडमान भी इंडिया ही है, ये दिल्ली लिख देते हैं, लेकिन दिल्ली कैसे जाओगे? तमिलनाडु लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो शिप से कैसे ही तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, रास्तों पे तुम शिप चला रहे होगे। तो 3 फ्लाइट है। तो बेसिकली हमारा टास्क क्या है? अंडमान से लंदन पहुंच जाना। तो अंडमान से लंदन हम कैसे पहुंच जाएंगे? अंडमान से लंदन हम पहले तमिलनाडु जाएंगे, उसके बाद ये, जब तक काम पूरा ना हो जाए मल्टीप्लाई, तो पहले 4 तरीके यहाँ है, उसके बाद 3 तरीके उधर, यानी 12 तरीकों से हम आराम से वहां पहुंच सकते हैं। ये रूट लिया, उसके बाद इनमें से कोई 3 रूट ले लिया, तो इस तरह आपके 12 तरीके होंगे। अल्टीमेटली आपने ये समझा कि आपने कैसे बनाया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया एडिशन का और कहाँ यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन का। अब आगे की बात करते हैं। बेटा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैम, थोड़ा सा बताइए। नंबर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये आपके किस में आते हैं? मल्टीप्लिकेशन के अंदर, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसकी पूरी प्रैक्टिस हम सैटरडे को करेंगे लाइव मॉक में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी, यहां लिख लो 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, यहां से हटा दो, यहां लगा दो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द डिजिट 1 to पूरा 9, 1 से लेके पूरा 9। पहला केस है विद रिपीटिशन, रिपीटिशन आप कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान बात है। दूसरा केस होगा विदाउट रिपीटिशन। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक वाले बच्चे भी आज समझ के जाएंगे कि हमें क्या करना है। पहली बात, नंबर कितने बनाने हैं? 5 डिजिट का, तो 5 डब्बे बना लो अपने सामने, 1 2 3 4, 5 डब्बे बन गए। अब हम जब इन डब्बों के अंदर रखते क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम रखते हैं कि हम कितने वैरायटी ऑफ नंबर इसके अंदर डाल सकते हैं। बात को समझो बेटा, कितने वैरायटी ऑफ नंबर हम इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ बोला है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप बताओ विथ रिपीटिशन। तो पहले डब्बे में 9 में से 9 कोई भी संख्या आ जाए तो 9 टाइप, ये 9 नंबर नहीं लिखा है, 9 लिखा है मैंने 9 वेज,
9 तरीके से हम यहाँ पे कोई भी नंबर पलट सकते हैं। 9 ही नंबर है हमारे पास। अगले में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 9 के 9 नंबर आ सकते हैं, फिर अगले में भी 9, अगले में भी 9, अगले में भी 9, तो कितना हो गया 9 की पावर 5 हो गया। लेकिन अगर इस वर्ड में यूज हुआ है विदाउट रिपीटेशन, ये ए का आंसर हो गया। बी का आंसर क्या होगा? विदाउट रिपीटेशन में हम क्या करेंगे कि हम अब स्टार्टिंग में कोई भी 9 नंबर डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी नंबर इस्तेमाल हो चुका है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स सपोज मैंने 6 को स्टार्टिंग में रख दिया, 9 चॉइसेस थी, हमने 6 को डाल दिया। अब अगले के लिए कितनी बची? 8, ठीक है। मान लो 5 को यहां रख दिया, ठीक है। 8 चॉइसेस थी, 5 गया है, तो अगले के लिए कितनी चॉइसेस? 7, फिर अगले के लिए 6, फिर अगले के लिए 5। तो यहाँ पे जब तक काम पूरा ना हो जाए आगे आगे नंबर फिल करते जा रहे हैं, तो बीच में क्या लगेगा? मल्टीप्लाई। 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 हम करेंगे एंड वी विल गेट दी आंसर। गॉट इट? ये बात एकदम आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब सेम क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन इस सेम क्वेश्चन में हम डिजिट्स को चेंज कर देंगे, और इस बार हम डिजिट्स लेंगे अपने 0 से लेकर 9। तो अब देखते हैं, अगर हमने डिजिट्स ले लिए 0 to 9, तब फिर क्या होगा मैम? 0 to 9। तो 5 डिजिट नंबर पहला वाला केस, 4 डिजिट नंबर बनाए, 1 2 3 4। अब अगर हमने 4 डिजिट नंबर लिए, तो पहली बात बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला नंबर फिल करना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। 0 के केस में थोड़ा सा सतर्क हो जाया करो बच्चा, अगर 0 यहाँ पे रख दिया तो क्या वो 4 डिजिट नंबर नहीं बन जाएगा? अगर मैंने स्टार्टिंग से शुरुआत ही 0 से कर दी तो क्या वो 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा? इसलिए हमें यहाँ पे 0 की एंट्री प्रोहिबिट करनी है, हम यहाँ पे 0 की एंट्री अलाउ नहीं कर सकते। तो बचे चाहे जितने भी नंबर, कितने नंबर बचे? 9 के 9 नंबर यहाँ आ सकते हैं 0 को छोड़ के। अगले प्लेस में अब जैसे हमने 3 को विद रिपीटिशन है, तो अगले वाले में कोई भी 10 के 10 आ जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर 9 0 0 0 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतने नंबर्स हम बना सकते हैं। अगली बात करते हैं, अगर विदाउट रिपीटिशन है तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में कभी भी 0 नहीं आ सकता, 9 नंबर्स ही आएंगे। अब जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 3 को रख दिया, तो अगले के लिए 0 की एंट्री अलाउ हो गई। अब कितने बचे नंबर? 9। फिर अगर हमने कोई नंबर रख दिया तो बचे कितने नंबर? 8, फिर 7, फिर 6, और इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो 2 केसेस आपके सामने एकदम सिंपल से रखे हुए, जहां 0 है और जहां 0 नहीं है। तो 0 वाले केस में आपको ध्यान देना होता है, कभी भी फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, अदरवाइज जो नंबर ऑफ डिजिट है वो आपकी एक लेस बन जाएगी। तो उसको प्रोहिबिट करके आपको इस फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए सैटरडे को तो आना ही आना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक बात बोलूं, क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर can be formed using 1 2 3 4 5। अब इसने क्या बोला? 3 डिजिट का ऑड विषम संख्या बनानी है। विषम संख्या बोलते ही दिमाग में क्या आता है कि लास्ट वाली प्लेस में एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से ना कटे। तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं पहले उन नंबर को जो 2 से ना कटे, 1 3 और 5। सबसे पहले सोचना शुरू करना है कि विषम बोला तो क्या सोचना है कि लास्ट डिजिट 2 से ना कटे। नंबर्स को ले लिया। पहला केस इसने बोला विदाउट रिपीटेशन, चलो विद रिपीटेशन ले लेते हैं, विद रिपीटेशन। एंड दूसरा केस है इसका विदाउट रिपीटेशन। अगर विदाउट रिपीटेशन इसने बोला है तो विदाउट रिपीटेशन में क्या होगा? विद रिपीटेशन में हमने बोला 3 डिजिट नंबर है। अब फिलिंग कहां से शुरू होगी? फिलिंग लास्ट पोजीशन से शुरू होगी। लास्ट पोजीशन पे यही 3 नंबर आ सकते हैं। इसके 3 नहीं लिख रही हूं, 3 चॉइसेस लिख रही हूं। इस बॉक्स में आप 3 तरह के नंबर डाल सकते हैं, 1 3 और 5। 3 चॉइसेस है इसके पास, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। अगले में कोई भी 5 5 आता रहे, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका? 5 × 5 × 3 75 आंसर इसका आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर विदाउट रिपीटेशन इसने बोला है तो आप एक बात बताओ, लास्ट में तो 3 डिजिट ही अलाउड है, 3 में से कोई भी एक नंबर आ जाए, 1 3 और 5।
अब जैसे ही मान लो यहाँ पे आपने 1 को रख दिया तो आगे फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने नंबर अलाउड? 4, क्योंकि अब रिपीट नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ पे आपने ऑलरेडी 1 रख दिया है, यहाँ पे एक नंबर लेट्स सपोज 2 रख दिया है, तो बीच में कौन से, बीच वाले नंबर के लिए कितने चॉइसेस? 3। यानी यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 4 × 3 × 3 आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट 36 तरीके से ये नंबर बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसमें लास्ट कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट, ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, एनडीए का पूछा गया सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इन विच ऑल डिजिट्स आर ऑड। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ऑल डिजिट्स आर ऑड, यानी ये कह रहा है कितने 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जिसमें प्रत्येक अंक विषम हो। प्रत्येक अंक विषम है। अपने पास टोटल विषम अंक होते कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे हमने डब्बा बनाया। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें अपने ऑनलाइन लर्निंग ऐप के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए डिस्टेंस मैटर करता है, वो हो सकता है कि अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से या बहुत सारी नई कंडीशंस होती हैं, उनकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अंडर हमने यहाँ पे आपके लिए एनडीए 1 2024 के लिए एक बैच लिया है, जिस बैच में आपको मिलेगा डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ सारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, इंटरैक्टिव सेशंस, ये सारी चीजें आपको मात्र 2499 में मिल रही है। तो आप बहुत जल्दी से एनडीए के बैच का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस मैटर कर रहा है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे हमारी डेली क्लासेस चलती हैं और जो बच्चे इनका पार्ट है उनको पता है कि प्रॉपर पढ़ाई होती है, सारी चीजें होती हैं। तो लेट नहीं करिए, क्योंकि फिर आप 6 महीने का प्रॉपर टाइम लेकर के एनडीए की प्रिपरेशन में लग जाइए। लेट मत करो बेटा, जब जागो तभी सवेरा। 2, 3, अच्छा 3 डिजिट बनाना है। 1 सेकेंड, यहाँ पे एक ज्यादा बन गया, 1, 2, 3। और अगर इसने बोला है पहली बात विद रिपीटिशन है, तो जो कि एनडीए के पेपर में पूछा था विद रिपीटिशन ही पूछा था, तो 5 में से कोई भी 5 नंबर आ जाए, यानी आंसर हो जाएगा 125। लेकिन अगर कभी पूछ ले विदाउट रिपीटिशन तो उसमें भी कोई थोड़ा दिक्कत है। विदाउट रिपीटिशन अगर हमसे बोल देगा तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे स्टार्टिंग में कोई भी 5, फिर 4, फिर 3, यानी 60 नंबर बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेशन करते हैं। नंबर फॉर्मेशन में और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 3 का डिविजिबल नंबर कितने बनेंगे, 4 के डिविजिबल नंबर कितने बनेंगे, 6 से डिविजिबल नंबर कितने बनेंगे, और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। 10 के डिविजिबल नंबर कैसे बनते हैं, इस पे हम संडे के मॉक में नंबर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। लेकिन आई होप आपने थोड़ा सा समझा कि यहाँ पे नंबर बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे बना रहे हैं। अब ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जब हमने सुन लिया, तो हम आगे की बात करेंगे कि मैम अगर एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने समझा, आपने अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं स्टार्ट किया, अभी तक तो हम ब्रश अप कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम कि परमुटेशन कब यूज करते हैं, क्या है परमुटेशन और क्या है कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या है परमुटेशन और क्या है कॉम्बिनेशन, इन 2 बातों पे ध्यान से देखते हैं। परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं P से और कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं C से। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, पहले इसमें कुछ भी जानने से पहले ये कैसे काम करता है, पहले जानना है कि कहाँ जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है और कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। परमुटेशन की जरूरत पड़ती है जब हम किसी चीज को अरेंज कर रहे होते हैं। अरेंज मतलब, जैसे मैंने बोला आपके सामने 10 लड़के खड़े हैं, इनमें से 5 लड़कों को हाइट वाइज खड़ा करो। 5 लड़के पहले आप कोई सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उनको हाइट वाइज खड़ा करोगे। मैंने बोला एक सीट है, एक बस में चढ़े आप जहाँ पे 5 सीट खाली थी, अब उन 5 सीटों में से 2 लोगों को आपको बैठाना है, तो 5 सीटों में 2 बच्चों को क्या करोगे, अरेंज ही तो कर रहे हो, बैठा ही तो रहे हो। जहाँ पे आपको अरेंज करना हो, ऑर्डर में रखना हो या फिर सीक्वेंस में रखना होता है, बात सारे शब्द एक ही हैं, कोई अलग चीज नहीं है। ऑर्डरिंग करना, सीक्वेंसिंग करना, किसी को अरेंज करना, ये सारे टर्म्स का मतलब कहाँ है, परमुटेशन में यूज होता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सी फॉर क्या यूज किया हमने,
चूज, किसी चीज को पिक करना। मैंने बोला 10 में से 5 लोगों को चुनो। अब जब चुनना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई भी अरेंजमेंट का सेंस नहीं आ रहा है, बस सिलेक्ट करना है। मैंने बोला 10 बुक्स तुम्हारे सामने रखी, इसमें से कोई 2 बुक उठा लो, सिलेक्ट करो। तो कभी भी जब भी हमें ऑर्डर करना, चूज करना हो, सिलेक्ट करना हो, पिक करना हो, तो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का काम। अब ये थॉट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब ऐसा ये क्वेश्चन बेस्ड होगा कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगानी है और कहाँ पे परमुटेशन लगानी है, ये हम वक्त के साथ अभी आगे सीखते जाएंगे। अब बेसिकली अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स एंड r things are to be अरेंज्ड, अगर उनको अरेंज करना है तो अरेंज में क्या यूज होगा? परमुटेशन। तो टोटल कितनी चीजें हैं? n, और टोटल r कितनी चीजें हैं जिनको आपको अरेंज करना है? तो इसको लिखने का तरीका होता है NPR। इसको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे ऐसे लिख देते हैं n ब्रैकेट में r, ब्रैकेट में n और r, यानी n परमुटेशन का मतलब इटसेल्फ आपको समझ में आ गया। टोटल n चीजें हैं, उसमें से r चीजों को आप अरेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अभी यहां से बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हम निकालने वाले हैं, जरा ध्यान से सीखते जाइएगा। लेकिन अगर इसी शब्द में हमने ये लिखा होता कि अरेंज की जगह लिखा होता सिलेक्ट, तो सिलेक्ट के लिए हम क्या करते? हम n में से r चीजों को सिलेक्ट कर रहे होते। तो सिलेक्शन के लिए किसका यूज होता है? कॉम्बिनेशन का यूज होता है। अब मुद्दे की बात यह है कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये दोनों फॉर्मूले आपको एकदम रटे होने चाहिए। NPR का फॉर्मूला और NCR का फॉर्मूला आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि क्या होता है NPR और क्या होता है NCR। बच्चों यहाँ पे एक और पॉइंट आप जानो कि जो n होता है ना, n जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है और r जो होता है वो एक होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होता है। यानी r का मान हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन n कभी भी 0 नहीं होता। दूसरी बात, r हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है n से, कभी भी r का मान n से बड़ा नहीं होता। पॉइंट में नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, वो तो इसी डेफिनेशन से क्लियर है। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जरा देखो ध्यान से। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि NPR मतलब ये वैल्यू, इस वैल्यू में, अच्छा क्या NCR इंटू R फैक्टोरियल कर दिया जाए तो क्या ये दोनों बातें बराबर है? क्या ये क्या किया मैम आपने? चेक इट आउट बेटा। NCR है ये वैल्यू, इसमें अगर मैंने R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया तो R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने पे R फैक्टोरियल कट जाएगा और बचा जो रिजल्ट क्या वो NPR ही है। यानी NCR में अगर R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दो तो NPR बन जाता है। अब इसका बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करना है। अगर हमें 10 में से 5 लोगों को अरेंज करना है तो 10 में से 5 लोगों को आप अरेंज तब करोगे, खुद से सोचो ना। मैंने बोला तुम्हारे सामने 10 लोग खड़े हैं, उनको 5 चेयर में बैठाना है, 5 लोग चुनो और 5 चेयर में बैठाओ। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मैम पहले 10 में से 5 लोग चुनने पड़ेंगे। अरेंजमेंट में इटसेल्फ पहले सिलेक्शन भी तो आ रहा है, बिना सिलेक्ट किए कैसे बैठा दोगे? तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई अलग चीज नहीं है। परमुटेशन में कॉम्बिनेशन का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट होता है। जब किसी चीज को आप अरेंज करने जा रहे हो, आप 10 में से 5 लोगों को अरेंज करोगे तो आप पहले 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करोगे। आप 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट कैसे करोगे? सी का इस्तेमाल करके। 10 में से 5 कोई भी सिलेक्ट हो गए, जितने केसेस आप बन सकते, ये 5 ये 5 ये 5, वो सारे इसमें आ गए। इतने तरीके से 10 में से 5 लोग सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अब 5 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद 5 लोगों को 5 जगह पे बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल होता है। इसको अभी और डिटेल में हम आगे देखेंगे कि ये 5 फैक्टोरियल कैसे है। जैसे आपके सामने 5 लोग हैं, 5 लोग, 3 4 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 जगह है। तो पहले स्थान में कोई भी 5 में से 5 जाके बैठ जाए, 5 चॉइसेस है उसके पास। अगले के लिए कितनी चॉइस होंगी? 4, क्योंकि एक अगर यहां जाके बैठ गया तो अगले के लिए 4 चॉइसेस, फिर अगले के लिए 3, फिर अगले के लिए 2, फिर अगले के लिए 1। ये क्या है? ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 5 फैक्टोरियल ही तो है।
5 फैक्टोरियल ही तो है। तो ये क्या हो गया, 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया, फिर 5 लोगों को 5 जगह पे बैठा दिया। या तो आप ये करो, या आप डायरेक्ट अरेंजमेंट वर्ड देखा तो 10p5 कर दो, दोनों की दोनों बातें सेम है। अल्टीमेटली आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है, दोनों के दोनों तरीके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया बेटा, जिससे क्वेश्चन बनते हैं कि आप एक बात सीखो कि NPR अपॉन NCR की वैल्यू R फैक्टोरियल होती है। NPR अपॉन NCR कितना हो जाएगा, R फैक्टोरियल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले तो एक पॉइंट नोट बना लो अपनी कॉपी में, नोट ये बना लो, इफ देयर आर n people to be seated in n chair, अगर आपके पास n लोग हैं जिनको n चेयर पे बैठाना है, देन n फैक्टोरियल इज द आंसर। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। 5 लोगों को 5 जगह बैठाना है, 5 फैक्टोरियल, 6 लोगों को 6 जगह बैठाना है, 6 फैक्टोरियल, 7 लोगों को 7 जगह, जितने लोग उतनी जगह। तो आपको सीधा सीधा n फैक्टोरियल कर देना है, बात खत्म, और आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कभी भी वेरी मच क्लियर हो जानी चाहिए आपको ये बात, एकदम ध्यान से समझो, हिंदी में लिख रही हूं क्या, जब जगह ज्यादा और लोग कम, जगह ज्यादा और लोग कम, तब आपको पी की याद आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए, पी की याद, प्रियंका मैम की याद, पिया की याद नहीं, पी की याद, ठीक है। अब पी की याद आनी चाहिए, पी का मतलब परमुटेशन है यहाँ पे, लीलावती नाराज हो जाएगी। क्या है, जब जगह ज्यादा लोग कम, तो आपको जाना है पी के पास। पी का काम क्या है, पी का काम है कि मान लो अगर मेरे पास n जगह है, n प्लेस है, एंड R people is to be seated, R जो कि कम है इससे, तो हम सीधा सीधा NPR लगा देंगे। जब जगह जितने लोग उतनी जगह, तो सीधा सीधा n फैक्टोरियल। जब जगह ज्यादा लोग कम, तो फैक्टोरियल लगा दिया। जैसे कि मैंने बोला 5 people, क्वेश्चन है बेटा ध्यान से समझना, 5 people entered in bus, 7 seats were vacant, 7 सीट खाली थी। Then number of ways they can be seated, then number of ways they can be seated, तो कितने तरीके से उनको चेयर में बैठाया जा सकता है। तो भाई जगह ज्यादा लोग कम, चले जाओ परमुटेशन के पास, तो वो कहता है कि 7p5 कर दो भाइयों, मैं आ जाऊंगा आराम से। आंसर कितना हो जाएगा, 7p5। अगर 5 लोग होते, 5 जगह होते, तो 5 फैक्टोरियल आंसर आ रहा होता। ये दो चीजों में फर्क क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन के पास। कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो कमिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कमिटी बेस्ड क्वेश्चन, कमिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशन के कमिटी बेस्ड क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। देयर आर 7 men and 5 women, then number of ways in which a committee is to be formed, एक कमिटी बनाई जानी चाहिए, is to be formed in which there are 5 men and 2 women, 5 men and 2 women। इसने बोला कि आपके सामने 7 आदमी और 5 औरतें खड़ी हैं।
आपको एक कमिटी बनानी है बेटा, जिसमें 5 आदमी होने चाहिए और 2 औरतें होनी चाहिए। तो आप बताओ, इसमें कोई अरेंजमेंट जैसा केस तो है ही नहीं। कमिटी मतलब सिलेक्ट करके लोगों को बस अरेंज वो कर देना, सिलेक्ट करना सिर्फ। तो इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल, देखो एक लाइन का आंसर। एक कमिटी बनानी है ना, तो 7 में से मैम, सी का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना, चूज करना। 7 में से सिलेक्ट कर लीजिए, 5 लोगों को चुन लिया, ठीक है। 7 में से 5 मेन सिलेक्ट हो गए। अभी काम पूरा तो नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो आगे क्या करना है, 5 में से हमें 2 वुमेन्स को सिलेक्ट करना था, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। बात समझ में आई? तो ये पहला केस है। दूसरा केस अगर मैंने बोला 3 men and 4 women और 4 men and 3 women। बात समझ में आई? पहला केस था सिंपल सा, जितने लोग हैं उसमें से ये चुनना है, तो पहले का आंसर एकदम सिंपल आ गया। दूसरा केस हमारा ये है कि आप या तो 3 आदमी 4 औरतें चुनो, और या फिर 4 आदमी 3 औरतें चुनो। और का मतलब प्लस, 2 केसेस बन रहे हैं, बीच में लगाया प्लस। पहले 7 में से 3 मेन चूज करने पड़ेंगे, तो कितना हो गया, 7C3। बीच में लगा है एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5C4 हो गया। प्लस दूसरा केस 7C4 हो जाएगा, 7 में से 4 मेन सिलेक्ट कर लिए, और बीच में क्या आया, मल्टीप्लाई, और कितना हो गया, 5C3 हो गया। तो ये दोनों केसेस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए कि कैसे कैसे हमने लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। डू यू गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ठीक है बाबा, अब इतनी बात क्लियर हो गई तो अच्छा, एक और चीज देखते हैं। नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस इसी में बनाया, तीसरा केस। 5 मेंबर, ध्यान से सुनना बेटा, 5 मेंबर आर टू बी सिलेक्टेड, 5 मेंबर आर टू बी सिलेक्टेड, इन विच 5 मेंबर आर टू बी सिलेक्टेड, इन विच क्या मैम, एटलीस्ट 3 वुमेन आर देयर। कम से कम 3 वुमेन तो होनी ही चाहिए। 5 लोगों को ऐसे चुनो कि कम से कम 3 वुमेन होनी चाहिए। तो तीसरा केस देखते हैं, पहले बना लेते हैं। कम से कम 3 वुमेन, तो 3 वुमेन हो गए, तो 2 आपके मेन होने पड़ेंगे एटलीस्ट, कम से कम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 वुमेन हो जाएगी तो 1 मैन हो जाएगा, या फिर 5 की 5 वुमेन ले लीजिए ना, कम से कम 3 वुमेन बोला है, ज्यादा से ज्यादा तो 5 वुमेन हो सकती है, और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 लोग। तो तीनों केस कैसे हो जाएंगे, पहला केस ये हो जाएगा वुमेन, अच्छा 7 में से 2 वुमेन मेन चुनने, 7C2 इंटू 5C3 हो जाएगा, प्लस दूसरा केस 5C4 इंटू 7C1 हो जाएगा, प्लस अब 5 में से 5 वुमेन चुन लिए, ये केसेस बन जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितने भी मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए। पहला चीज एकदम सटीक दे दिया कितने लोगों को उठाना है, दूसरे केस में खुद ही इसने केस बना के दिया, तीसरे केस में आपको खुद से केस बनाना पड़ा कि एटलीस्ट शब्द इस्तेमाल किया, कम से कम 5 लोगों को चुनना है, जिसमें कम से कम 3 औरतें, 4 औरतें, 5 औरतें, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते थे भाई, 5 लोग तो वैसे भी सिलेक्ट ही करने थे, लेकिन 5 से ज्यादा हमारे पास औरतें भी नहीं है। इज इट बात क्लियर? इज इट एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझो कि कमिटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको बहुत सिंपली बस ये पता करना होता है कितने लोगों को सिलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन जैसे एनडीए के पेपर ने पूछा, एनडीए के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया जरा ध्यान से देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इसने बोला कि अगर एक कमिटी है, क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्रिकेट प्लेयर, 12 क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, आउट ऑफ 12 क्रिकेट प्लेयर 8 टू बी सिलेक्टेड, 8 को सिलेक्ट करना है। अच्छा ठीक है भाई साहब, 8 को सिलेक्ट करना है, एंड आउट ऑफ 8, और जो 8 अपने आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, 1 इज कैप्टन टू बी सिलेक्टेड, एक कैप्टन को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो गया, लिख लेना, एंड अदर इज क्या, वाइस कैप्टन,
अगला क्या होना चाहिए, वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो कैसे करना है जरा ध्यान से समझो, बड़ा आसान सा सवाल है। अगर तुम्हारे सामने 12 खिलाड़ियों को खड़ा कर दूं, उसमें से 8 खिलाड़ियों को पहले तुम सिलेक्ट करोगे, तो 12 में से 8 सिलेक्ट करने का तरीका कितना, सिलेक्शन के लिए सी का काम, 12 से 8 हो गया। अब 8 में से, इन 8 में से अभी काम पूरा नहीं हुआ, आगे भी बढ़ना है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। 8 में से एक कैप्टन चुनना है, ठीक है, फिर 8 जो तुमने सिलेक्ट करके अलग किए उसमें से एक कैप्टन चुन करके अलग कर दिया, बचे कितने, 7, और बचे 7 में से एक क्या चुन लोगे, वाइस कैप्टन, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। याद रखना बच्चों 2-3 चीजें, कभी भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो 2-3 प्रॉपर्टीज आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की भी वैल्यू 1 होती है। जैसे 8C8 1 होगा, 8C0 भी 1 ही होगा। NC1 की वैल्यू आपकी n होती है और NCN-1 की भी वैल्यू आपकी n ही होती है। NCR बराबर होता है NCX, लिख लो, NCX बराबर होगा NCY के अगर x प्लस y बराबर n होगा तो। और जैसे कि NC एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मैंने लिखा 11C3 बराबर होगा 11C8 के, क्योंकि 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 होता है। और कभी भी फैक्टोरियल सॉल्व करने का इजी तरीका ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वैल्यू रखें। छोटी वैल्यू से कैलकुलेशन जल्दी आसान होता है, मैं करके दिखाती हूँ। 8C1 है तो ये तो 8 होगा, ये तो 7 होगा, लेकिन 12C8 को सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर हमारे लिए पड़ेगा कि हम 12C4 को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखाते हैं। तो याद रखिएगा नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी रखा करो, चेंज कर लिया करो। 8 दिया है तो 12 - 8 यहाँ 4 आ जाना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप नीचे 4 फैक्टोरियल लिख दो, 4 × 3 × 2 × 1 कर दो, और ऊपर 4 टर्म्स तक 12 को पीछे कर दो, यानी 12, 11, 10 और 9। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं क्या हम आराम से आपका 12C8। बात समझ में आई, इजी हो जाएगा बच्चों कैलकुलेशन। याद रखिए जितना भी नीचे लिखा होता है उतने टर्म्स उसको पीछे कर दो। जैसे अगर मेरे सामने जस्ट फॉर एन एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है 10C2, 10C2 सॉल्व करने का मतलब है 10 × 9/2 × 1, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू छोटी रखो और उसको उतने टाइम्स रिवर्स कर दो, यू विल गेट द आंसर। इजीएस्ट वे टू सॉल्व द कॉम्बिनेशन। गॉट इट? तो आई होप कॉम्बिनेशन का आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ हो कि जहां पे ऐसी चीजें करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न एक और याद रखो, जहां पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं इंक्लूड का। इंक्लूड का मतलब क्या है बेटा? इंक्लूड का बड़े आसान तरीके से समझाती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे सामने देखो 5 बुक्स रखी हैं, 5 बुक्स में एक है मैथ्स की, ठीक है, एक है इंग्लिश की, एक है हिस्ट्री, ठीक है मैम, एक है पॉलिटी और एक है ज्योग्राफी, ठीक है मैम। मैंने बोला आपको इन 5 बुक्स में से, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ 5 बुक्स, ऐसे ही क्वेश्चन में लैंग्वेज आता है और कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बने हुए हैं। 2-3 बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हो, बहुत ही इजी आते हैं, फ्री के नंबर होते हैं यार, एक बार समझ जाओ तो। और चाहूँ तो मैं इसके फॉर्मूले लिखा सकती हूँ, बट फॉर्मूले का सेंस नहीं बनता। अगर आप लॉजिकली किसी चीज को समझ जाओगे तो कभी आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आउट ऑफ 5 बुक्स 3 आर टू बी सिलेक्टेड। अगर इतना बोलता तो क्वेश्चन ही खत्म था, 5C3 लगा देते, 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया सी की मदद से। इन विच, अब क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया, इन विच मैथ्स बुक इज ऑलवेज सिलेक्टेड। कंडीशन लगा दी भाई साहब कि जब आप 3 बुक सिलेक्ट करोगे उसमें मैथ्स बुक हमेशा सिलेक्ट होनी ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। मैथ्स बुक को सिलेक्टेड रखना ही रखना है। अब अगर मैथ्स की बुक को सिलेक्टेड रखना ही रखना है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि 5 बुक में से 3 बुक सिलेक्ट करनी थी। और अब मैं अगर आपके सामने 5 बुक रख दूं, मैंने बोला 3 सिलेक्ट करो लेकिन मैथ्स को चुनना ही चुनना है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि जब मैम आपने रिस्ट्रिक्शन लगा ही दिया है कि मैथ्स बुक को सिलेक्ट करना ही करना है, तो एक काम करते हैं, मैथ्स बुक को हटा दीजिए, पहले सिलेक्ट करके निकाल लेते हैं। बची 4 में से हम कोई 2 सिलेक्ट कर लें, क्योंकि मैथ्स तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा।
इतने तरीके से, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो सिलेक्ट करनी ही करनी है। तो बची 4 में से 2 और सिलेक्ट कर ले, 3 बुक सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अगर टोटल n चीजें हैं, उसमें से आपको n कोई चीज फिक्स्ड है, मान लो k फिक्स्ड है, k फिक्स्ड चीजें हैं। एक सेकेंड लिखो, टोटल n थिंग्स, k is always included when r things are chosen। जब r चीज चूज करें, r चीज कोई n थिंग्स में से चूज करें, टोटल n चीजें हैं उसमें से r चीज चूज करें, k चीजें हमेशा फिक्स्ड हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा n में से k को निकाल दो, cr माइनस k निकाल दो। ये कर लो, या तो प्रैक्टिकल होके सुन लो, एकदम क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैंने बोला in how many ways 12 cricket players are to be selected from 15 cricket player in which MS Dhoni and Virat is always selected। क्या लिखा? is always selected। यानी कि आपको एक काम करना है बच्चों, आपको एक काम ये करना है कि आपके सामने 15 खिलाड़ी खड़े हैं, 15 में से 12 खिलाड़ियों को चुनना है, लेकिन कंडीशन ये है कि तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं कि बेसिकली हमें क्या चीज़ चाहिए होती है एक प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक बुक जो आपको एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाए। उस 0 लेवल में यानी कि अगर आपने 11th 12th भी ढंग से नहीं पढ़ा, इनफैक्ट 11th 12th के बच्चे भी इस बुक को जरूर अवेल करें। पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने हर टॉपिक वाइज मिसलेनियस यूपीएससी स्टैंडर्ड और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया है। तो बेसिकली अगर इस बुक को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट, हर लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी इस बुक में। एक बुक जो आपको आपके सक्सेस की राह तक ले जाएगी। तो इस बुक को जरूर ऑर्डर कर लीजिए। जहां पे आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री की बुक, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी की एक बुक, ये जनरल साइंस की एक बुक, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को सिलेक्ट करना ही करना है। अगर ये दोनों सिलेक्ट करने ही है तो आप क्या कहोगे, मैम इन दोनों को पहले से निकाल के रख देते हैं। अगर वो दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो बचे कितने, 13 लोगों में से हम कोई 10 लोग को चुन ले और हमारा आंसर आ जाएगा। 13C3 को सॉल्व करने से बढ़िया है कि हम 13C3 को सॉल्व करें। 13C10 को सॉल्व करने से अच्छा 13C3 को सॉल्व करें। अभी बताया छोटा नंबर रखना है। अगर 13C3 है तो 13 × 12 × 11 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1 हो जाएगा। वो बात अलग है, ये कट जाएगा 6 से 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 26 × 11। कितना आ जाएगा, 26 × 11 यानी 286 आंसर आ जाएगा आपका। 286 तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है। डू यू गॉट माई पॉइंट? तो बच्चों इंक्लूड के बाद अब टॉपिक आता है एक्सक्लूड का भी। तो अगर हम बात करें एक्सक्लूड की, तो एक्सक्लूड में क्या क्या टॉपिक बनेगा, जरा इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल कि एक सेकेंड, अगर यहाँ पे हम एक्सक्लूड की बात करें और हम वैसा ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 5 बुक्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और वैसे ही बुक्स लिखिए मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और पॉलिटी ले लेते हैं। मैंने बोला कि आपको आउट ऑफ 5 बुक्स 3 बुक्स आर टू बी सिलेक्टेड, 3 बुक्स आर टू बी सिलेक्टेड, 3 बुक्स को सिलेक्ट करना है। एंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये है हिंदी इज नेवर सिलेक्टेड, हिंदी जो होगी वो कभी भी सिलेक्ट ना की जाए।
अब क्या है, एक्सक्लूड का टॉपिक आ गया कि पॉइंट ये है कि 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स में से हमें 3 बुक्स उठानी है, लेकिन उन 3 बुक्स में से आपकी हिंदी वाली बुक कभी भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप कहोगे मैम जब हिंदी को सिलेक्ट ही नहीं करना तो उसको उठा के रख देते हैं बाहर, उसमें से मतलब ही नहीं है। बची कितनी बुक्स, 4 में से हम कोई भी 3 बुक सिलेक्ट कर ले और हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि आउट ऑफ n थिंग्स, अगर हमारे पास टोटल n थिंग्स हैं एंड r थिंग्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, आर टू बी सिलेक्टेड, और उसमें कंडीशन ये है कि एंड p थिंग्स आर नेवर इंक्लूडेड वर्ड यूज कर सकता है कि कभी इंक्लूड ना किया जाए, नेवर इंक्लूडेड, या फिर एक्सक्लूडेड वर्ड यूज करे, कुछ भी कहे निकाल दिया जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा, टोटल n में से p थिंग पहले से निकाल दो और बची हुई में से 8 चीजें सिलेक्ट कर लो, ये आपको फॉर्मूला लगा देना होगा। बात क्लियर हुई? बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे कि अगर एक क्वेश्चन लिखा मैंने, out of 12 players 5 is to be selected, 5 is to be selected and हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या is never selected। अगर नेवर सिलेक्टेड है तो इसका मतलब ये है नेवर इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड कुछ भी यूज करे, इसका मतलब 12 में से एक इंसान को पहले ही बाहर रख दिया, बचे कितने, 11 में से हम सिलेक्ट कर ले किसी 5 को। तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक इंक्लूड का और एक एक्सक्लूड का। ये दोनों टॉपिक आपको दिमाग में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगर इंक्लूड और एक्सक्लूड का टॉपिक खत्म हो गया तब हम बात करेंगे जहां रिपीटिशन की बात होती है। तो आ जाइए जरा रिपीटिशन में वर्ड देखते हैं। रिपीटिशन, अगर हम बात करें रिपीटिशन की, रिपीटिशन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने बोला पहला क्वेश्चन, टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, अगर हमने वर्ड ले लिया मेजर, अब मेजर में कोई भी वर्ड क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो जितने वर्ड्स उसको टोटल तरीके से अरेंज कैसे किया जा सकता है भाई, 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। कैसे मैम, 5 जगह बनाई, स्टार्टिंग में कोई भी 5, बाद में कोई भी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट हमारे कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल हो गए। जितने लोग उनका अरेंजमेंट उतना, अगर विदाउट रिपीटिशन की बात कर रहा है। बट अगर रिपीटिशन है, जैसे अगर हमने वर्ड ले लिया, क्या वर्ड लिया, परम्यूटेशन, पेपर में आ चुका है वर्ड। परम्यूटेशन का अगर टोटल अरेंजमेंट हमसे कोई पूछे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपीटिशन है। अगर रिपीटिशन है तो टी कितनी बार आया है, 2 बार आया है मैम। और क्या है यहाँ पे, रिपीट क्या हो रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। और टोटल वर्ड्स यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 11 वर्ड्स हैं, तो 11 वर्ड्स को अरेंज करने का 11 फैक्टोरियल। लेकिन जब रिपीटिशन आ जाता है तो जितने टर्म्स का रिपीटिशन होता है उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड हो जाता है। 2 टर्म्स का रिपीटिशन है तो 2 फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये केस होता है जब आपका रिपीटिशन लॉन्च होता है, ठीक है। जैसे अगर एक और शब्द ले, हमने लिया मिसिसिपी, मिसिसिपी, अगर मिसिसिपी शब्द लें तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स 11 फैक्टोरियल है, टोटल 11 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। लेकिन S आया है 4 टाइम्स, P आया है 2 टाइम्स और I आया है आपका अगेन 4 टाइम्स, तो हम इतने फैक्टोरियल से बार बार फिर से नीचे डिवाइड करेंगे। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर हुई कि एक क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है, मैथमेटिक्स शब्द से भी पूछा गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब पीवाईक्यू को इकट्ठा लेंगे। अगर हम इसी टाइप से कोई भी शब्द ले लें, जैसे हमने ले लिया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन बन चुका है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन अगर ले तो यहाँ पे n 2 बार रिपीट होता है, I 2 बार रिपीट होता है, ओ भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2। अगर टोटल लेटर्स हम यहाँ पे देखें तो हमारे 11 है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कोई, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस पे एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर
can be formed using the digits आपके सामने दिए हैं 1 2 2 3 3 3 और 4 ऐसा दिया हुआ है कि ये टोटल 7 नंबर्स हैं और 7 नंबर को यूज करके हम 7 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। तो टोटल 7 डिजिट्स तो 7 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। जो जितनी बार आता है उतनी रिपीटेशन में वो चीज डिवाइड हो जाता है। तो रिपीटेशन का ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने तीसरा केस भी पढ़ लिया जहां पे रिपीटेशन की चीजें आ रही हैं और अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये सारे नोट्स आप पॉइंट वाइज बनाते जाइए और आपको देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी नोट्स आपकी बनके पूरी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सर्कुलर अरेंजमेंट में पहली चीज, अगर n थिंग्स आर अरेंज्ड, क्या किया, अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में अगर हमें n चीजों को रखना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि n-1 का फैक्टोरियल हो जाता है। n-1 का फैक्टोरियल। ऐसे केस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों को अलग अलग कंसिडर किया जाता है। आर कंसिडर्ड, क्या किया जाता है, आर कंसिडर्ड डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कितने लोग हैं, एक बार पेपर में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर देयर टू, इन हाउ मेनी वेज, ऐसे कर लो, इन हाउ मेनी वेज 10 people can be seated in circular table। in circular table, अगर सर्कुलर टेबल है ऑब्वियसली ऐसे में क्या है, लोगों का अगर A से 10 तक जा रहे हैं, 1 से 10 तक जा रहे हैं या 10 से 1 तक जा रहे हैं, लोगों में तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट ही कंसिडर किया जाएगा, है कि नहीं। अब तुमने A B C D E F G H I J, क्लॉकवाइज में ये पैटर्न है, एंटी क्लॉकवाइज में दूसरा पैटर्न है। तो जब लोगों की बात आए जहां पे आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट पैटर्न में हो, तब आपका फॉर्मूला क्या लगता है, n-1 फैक्टोरियल लगता है। यानी 10-1 का फैक्टोरियल आंसर कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन वहां पे सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होगा, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट कंसिडर्ड डिफरेंट, इफ क्लॉकवाइज and anti-clockwise is not different, मतलब सेम चीजें हों। ऐसा कब होगा यार, ऐसा तब होगा जब नेकलेस का क्वेश्चन होगा। कब, नेकलेस या फिर गार्लैंड्स, फूल माला जो क्वेश्चन होता है। जैसे क्या किया हमने, एक बार येलो फ्लावर लगाया, एक बार वाइट लगाया, फिर एक बार येलो लगाया, फिर एक बार वाइट लगाया, ऐसे कर लिया। तो येलो वाइट से क्या हो गया, एक पैटर्न बन के तैयार हो गया। अब इसका क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, बात तो सेम है ना, फ्लावर में क्या ही डिफरेंट होगा। तो जहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो, वहां पे इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2। याद रखिए, तब वहां पे क्या कर देते हैं, बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि इस तरह में 2 बार काउंट हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बाय 2 कर दोगे तो आधा आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम बार बार नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम। इज इट क्लियर। तो 2 चीजें सर्कुलर के लिए आपकी सेम हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जनरली किस में होगा, पीपल में होगा, लोगों में, तो वहां आपको डायरेक्टली क्या यूज करना है, n-1 का फैक्टोरियल यूज करना है। अगर यहाँ पे फूल माला गार्लैंड्स का क्वेश्चन आ रहा है, माला बनाने का
क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 कर देना है। तो क्लॉकवाइज के भी कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुए हों कि ये सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चों बड़े ध्यान से ध्यान देना कि अगर हम कंसेप्चुअल बात करें, लेट्स सपोज, अब मैं 4-5 टाइप के क्वेश्चन लिखाऊंगी, ध्यान से देखना। लेट्स सपोज B1, B2, B3, B4, B5, 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5, 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इनसे बनेगा, मैं एक ही पैटर्न में सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इनसे पूछा जा सकता है लीनियर अरेंजमेंट। क्या पूछा जा सकता है? लीनियर अरेंजमेंट का मतलब यह है इनको कितने तरीके से एक लाइन में बैठाया जा सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल होगा सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि आप अभी पढ़ चुके हो। क्या हो गया? सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है भाई। तीसरी बात करते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट के बाद अगर मैं बात करूं कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, अगर सारी लड़कियों को साथ में रखा जाए तब क्या होगा? क्या होगा उसका टोटल अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, आर नॉट टुगेदर, जब सारी लड़कियां साथ में ना हो तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां भी साथ में नहीं बैठनी चाहिए। एक केस ये हो गया। अच्छा ठीक है, और कौन सा केस हो सकता है? और एक केस इसमें ये बन सकता है कि हमने बोला कि आउट ऑफ, चलो ऑल्टरनेट का रख लेते हैं, ऑल्टरनेट बैठाना है। ऑल्टरनेट मतलब एकांतर बैठाना है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, जरा ध्यान से समझते हैं और इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहली बात, लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट मतलब अगर एक लाइन में इन 10 के 10 लोगों को ऐसे करके बैठाना है तो कितने तरीके हैं बैठाने के? 10 लोग हैं, 10 जगह हैं, तो 10 लोगों को 10 तरीके से बैठाना है तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर 10 फैक्टोरियल। मैंने बताया आपको, जितने लोग उतनी जगह, तो सीधा सीधा आंसर 10 फैक्टोरियल। अगली बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में। अभी अभी आपने देखा लोगों का अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, क्योंकि अपने पास 10 लोग हैं, 5 बॉयज हैं और 5 ही गर्ल्स हैं हमारे पास, तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 10-1 का फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। ये भी बात क्लियर है। आगे देखते हैं ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। जब ये ऑल गर्ल्स आर टुगेदर की बात करें तब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करो, B1, B2, B3, B4 लिखा और B5 लिखा, साथ ही साथ G1, G2, G3, G4, G5 लिखा। जिनको भी साथ में रखने को बोले उसको आप एक बॉक्स बनाओ और उसको फिक्स कर दो वहां पे। जितने भी लोग होंगे उनको, जिनको टुगेदर रखना है, टुगेदर वाले केस में आप हमेशा उसको बॉक्स में फिक्स कर दो। अब आप एक बात बताओ, कितने लोग हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 और छठा ये डब्बा हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 6 लोग, तो 6 फैक्टोरियल हो गया अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 लोग हैं तो 6 फैक्टोरियल। अभी आपको ये तो नहीं लग रहा कि बॉयज भी तो मैम साथ में हो गए? नहीं, ये बॉक्स कहीं पर भी जा सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अल्टीमेटली लड़कियां क्या रहेंगी? हमेशा साथ में रहेंगी। जिनको भी साथ में बोले उनको एक बॉक्स में बंद कर दो। अब टोटल लोग कितने हैं? 6 लोग, तो 6 फैक्टोरियल। लेकिन एक हो गया आउटर अरेंजमेंट, एक इसमें होगा इंटरनल अरेंजमेंट भी। लड़कियों का भी तो अरेंजमेंट होगा बेटा। 5 लोग हैं तो 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका कैसा? 5 फैक्टोरियल होगा। टुगेदर वाले केस में ध्यान रखिएगा, जिसको साथ में रखना है उसको बॉक्स में बंद करिए। पहले एक्सटर्नल अरेंजमेंट होगा, फिर आपका इंटरनल अरेंजमेंट होगा। एक्सटर्नल में बाहर आपको 6 लोग दिख रहे हैं और फिर जब बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट होगा तो 5 फैक्टोरियल होगा। नेक्स्ट केस बोला है ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, सभी लड़कियां साथ में नहीं दिखनी चाहिए। सभी लड़कियां साथ में नहीं दिखनी चाहिए मतलब 3 साथ में दिख सकती हैं, 4 साथ में दिख सकती है, 5 की 5 साथ में नहीं होनी चाहिए। तो आप एक बात बताओ, ऑल नॉट टुगेदर के केस को क्या हम ऐसे सेव कर सकते हैं कि टोटल केस में से
हम माइनस कर दें टुगेदर का केस, अगर टोटल में से टुगेदर का केस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल कैसा अरेंजमेंट है, टोटल है इसका 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में से टुगेदर का केस अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आ जाएगा ऑल गर्ल्स नॉट टुगेदर का केस है। इजी है ना, बस आपको आराम से सोचना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नो गर्ल्स आर टुगेदर, कोई दो लड़कियां भी साथ में नहीं दिखनी चाहिए। अब इसको कैसे करें, सारी लड़कियों को अलग अलग करना है। तो मेरी बात सुनना बेटा, सबसे पहले लड़कों को बैठा दो B1, B2, B3, B4 और B5। लड़कों को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब लड़कियों को कहाँ बैठाया जाए ताकि सारी लड़कियां अलग अलग हो जाएं? तो आप बताओ, क्या लड़कियों को इन गैप्स में बैठा देना चाहिए? इन गैप्स में अगर हम लड़कियों को बैठा देंगे तो लड़कियां ऑटोमेटिकली सारी अलग अलग हो जाएंगी। अब आप एक बात बताओ, गैप आपके पास कितने हैं? 6, और लोग कितने हैं? 5। क्या अभी स्टेटमेंट जब पहले लिखाया था याद है? अगर जगह ज्यादा है, लोग कम हैं, तो हम अरेंजमेंट किससे मदद से करते हैं? P की मदद से। तो P को याद करना पड़ेगा। तो हमने कहा 6 जगह पे 5 लोगों को अरेंज कर दो, 6P5 हो जाएगा। बात समझ में आई? जगह ज्यादा लोग कम। अच्छा, अगर 5 लोग बैठेंगे तो 6 जगह होगी, हमेशा एक ज्यादा जगह हो जाएगी। 7 लोग हैं तो उनके बीच में 8 जगह टोटल काउंट होगी। 9 लोग हैं तो उनके बीच में 10 जगह हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने लीनियर अरेंजमेंट किया, जितने लोग उतना फैक्टोरियल। सर्कुलर में एक कम फैक्टोरियल। टुगेदर बैठाना, जिसको साथ में बैठाना उसको डब्बे में बंद किया। फिर उसके बाद क्या किया? टोटल एक्सटर्नल अरेंजमेंट, बाहर से दिख रहा है 6 लोग हैं लेकिन डब्बे के अंदर 5 लोग थे तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले में ऑल नॉट टुगेदर में क्या करना है? टोटल में से टुगेदर वाला केस को माइनस कर देना है। नो गर्ल्स आर टुगेदर में क्या करना है? लड़कों को बैठाओ, लड़कियों को गैप्स में बैठा दो, बात खत्म हो जाएगी। अगला केस है ऑल्टरनेट का। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, ऑल्टरनेट के 2 ही केस बनते हैं, या तो बराबर बराबर संख्या होगी या तो एक कम ज्यादा संख्या होगी। हमारे पास कितने लोग हैं? 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज और 5 गर्ल्स दिए हैं तो हम क्या करेंगे? B1, B2, B3, B4, B5 कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या? G1, G2, G3, G4, G5 कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट ये होगा। दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? G1, B1, G2, B2, G3, B3, G4, B4, G5, B5। यही तो अरेंजमेंट है। या तो बॉय से शुरू हो सकता है या तो गर्ल से शुरू हो सकता है। अरेंजमेंट करने के तरीके क्या? पहले लड़कों को बैठा दो, लड़कों को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, फिर लड़कियों को भी बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। लेकिन केसेस कितने हैं? 2 बार बनेंगे तो इंटू 2। ऑल्टरनेट के केस से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट सुन लो बेटा, करने लग जाओगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि जितने लोग, अगर बराबर बराबर लोग हैं, ध्यान से सुनो, ऑल्टरनेट में यानी कि एकांतर में अगर बराबर बराबर लोग हैं तो दोनों का फैक्टोरियल करो और साथ में इंटू 2 कर दो। लेकिन जस्ट इन केस एक और केस होता, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स होते, एक कम ज्यादा होता, तब क्या होता? बॉयज को बैठाते B1, B2, B3, B4, B5, बॉयज को बैठाया, और गर्ल्स को बैठाना पड़ता यहीं पर G1, G2, G3, G4। अब इसका कोई दूसरा केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर G1 से आपने शुरू किया तो 2 बॉयज साथ में बैठ जाएंगे लास्ट में, जो कि ऑल्टरनेट नहीं कहलाएगा। तो ऑल्टरनेट 2 ही केस में बनता है, या तो बराबर बराबर संख्या हो या तो एक कम ज्यादा की संख्या हो। इसके केस में क्या होगा? लड़कों को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, लड़कियों को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल हो गया। यानी ऑल्टरनेट के 2 केस, बराबर संख्या तो दोनों के फैक्टोरियल इंटू 2, एक कम ज्यादा तो बस दोनों का फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 नहीं करना है बच्चों। आई होप ये पॉइंट्स आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने बोला कि अगर आपके पास C1, C2, C3, C4 4 कार्स हैं और 4 ही आपके पास बाइक हैं, तो सबसे पहला अरेंजमेंट मैं आपसे पूछूंगी लीनियर अरेंजमेंट, कि इसका लीनियर अरेंजमेंट क्या होगा पहला। दूसरी बात सर्कुलर अरेंजमेंट, कि इसका सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होगा।
ये बात होगी। तीसरी बात, इससे पूछा जा सकता है आपका ऑल बाइक्स आर टुगेदर का केस, सारी बाइक साथ में खड़ी हो। नेक्स्ट केस, नो बाइक्स टुगेदर, ऑल बाइक्स और नॉट टुगेदर, पहले ऑल वाला कर लेते हैं। ऑल बाइक्स आर नॉट टुगेदर, सभी बाइक साथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट केस, नो टू बाइक्स आर टुगेदर, नो टू बाइक्स आर टुगेदर, ये दो केसेस अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिए। यहां कह रहा है सभी बाइक साथ नहीं हो सकती, ये कह रहा है कोई दो भी साथ में नहीं हो सकती। और नेक्स्ट केस है आपका ऑल्टरनेट का, ठीक है, ऑल्टरनेट का, कि अगर हम इनको ऑल्टरनेट खड़ा कर दें तब फिर क्या अरेंजमेंट होगा, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ड दिया है डॉटर, DAUGHTER, इसका पूछा मैंने टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट इफ वॉवल्स आर टुगेदर, अगर सभी वॉवल्स टुगेदर हो जाएं तो, अगर वॉवल्स टुगेदर होंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले सेट इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, DGHTR, ये वो बाकी शब्द, तीन ही तो वॉवल दिख रहे हैं इसमें, AUE तीन हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 लोग दिख रहे हैं, 5 ए और एक ये डब्बा, 6 का अरेंजमेंट करना है 6 फैक्टोरियल, लेकिन एक इंटरनल अरेंजमेंट भी क्या होगा, 3 फैक्टोरियल होगा। अगर इसी में रिपीटिशन आ जाए, अगर रिपीटिशन आ जाए, जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम, क्या शब्द ले लें, क्या शब्द ले लें, शब्द लिया मैंने मिसिसिपी ही, और कंडीशन ये है ऑल आईज आर टुगेदर, सभी आई जो हो वो क्या हो, साथ में हो। तो आप बताओ सभी आई अगर साथ में होंगे, MSSSP, और सभी आई को हमने क्या किया, 4 आई होंगे, यहां पे भी आई आएगा, 4 आईज होंगे, ये अलग अलग कर दिया। अब इसका मतलब यहां टोटल वर्ड्स कितने हो गए, 3, ठीक है, यहां हो जाएंगे 4 3 7 7 + 1 एक डब्बा, यानी 8 लोग हो गए, 8 फैक्टोरियल होगा। लेकिन आप एक बात बताओ, 8 फैक्टोरियल लिखना काफी नहीं है, एस कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार। एक्सटर्नल अरेंजमेंट में पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पी कितनी बार रिपीट हुआ, मैम 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और बॉक्स का इंटरनल अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा, 4 लोग हैं तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन 4 बार ही आई आया है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा। इस तरीके से करते हैं इसके क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले आइस को टुगेदर रखा, 4 बार ऐसा आया तो 4 बार से डिवाइड किया, 2 बार पी आया तो 2 से डिवाइड किया, आई 4 बार आया तो 4 से डिवाइड किया। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये भी आपने सीखा कैसे ऑल्टरनेट बैठाते हैं, कैसे ऑल टुगेदर, ऑल नॉट टुगेदर और नो टू टुगेदर, ये 3 केसेस बनते हैं। ऑल्टरनेट के केस में भी दोनों चीजें बता दी हैं और रटी होनी चाहिए एकदम टिप्स पे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ज्योमेट्री का। अगर मैं ज्योमेट्री के बारे में बात करूं कि ज्योमेट्री से पीएनसी से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ज्योमेट्री से पीएनसी से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं और चारों वैरायटी मैं अभी लिखाती हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास n पॉइंट्स है, टोटल n पॉइंट्स एंड k पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब समरेखीय, यानी कि अगर हमारे पास मान लो कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, लेकिन हो क्या रहा है, देखो अगर ये पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे बने हुए हैं तो ये जो 3 पॉइंट्स है क्या एक रेखा में आ रहे हैं, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी 3 पॉइंट्स, कुछ n पॉइंट्स हैं जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपके एक लाइन में आ रहे होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन। बोर्ड पे कई सारे पॉइंट्स हैं लेकिन कुछ पॉइंट एक कोलिनियर होगा। अब इस पॉइंट्स का करना क्या है, सिचुएशन तो क्रिएट हो गई दिमाग में कि क्या सिचुएशन है, टोटल कुछ पॉइंट्स होंगे, उसमें से कुछ पॉइंट एक लाइन पे आ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, पूछेगा टोटल स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, कि टोटल स्ट्रेट लाइंस कितने बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है
कि 10 में जितने भी पॉइंट्स हैं n में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो। भाई कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे तो लाइन बन के तैयार हो जाएगी। ये 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 पॉइंट ले लिए, लाइन बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि कोलिनियर वाले में से जितने भी लाइन बने हैं, क्योंकि इसको और इसको अलग लाइन नहीं काउंट करते, इसको केवल और केवल एक लाइन काउंट की जाती है। तो कोलिनियर वाले में से जितने भी पॉइंट आपने लिए उसको माइनस करो, लेकिन कोलिनियर वाले एक लाइन तो जरूर देंगे, इसलिए लास्ट में एक 1 जरूर करना होता है। स्ट्रेट लाइन पे कई बार क्वेश्चन आया है बेटा, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको नंबर दिला सकता है, बस ध्यान रखो। टोटल पॉइंट्स, 2 पॉइंट जरूरी होते हैं लाइन बनाने के लिए, इसलिए नीचे तो हमेशा 2 आएगा, ठीक है। NC2 माइनस कोलिनियर वाले 2 पॉइंट्स माइनस करो, लेकिन कोलिनियर वाले एक लाइन जरूर बना के देंगे, इसलिए +1 कर दिया। इसी तरह दूसरा पॉइंट इकट्ठा लिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको। अगर हमसे बोला गया ट्राइंगल के लिए टोटल ट्राइंगल कितने बनाए जा सकते हैं, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका क्या होगा, इस बात का ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, तो टोटल ट्राइंगल्स का फॉर्मूला होता है NC3 माइनस KC3, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ये कह रहा है टोटल में से कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, आपका ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन आप वो वाले पॉइंट्स मत लो जो एक लाइन में है, क्योंकि जो भी एक लाइन में ट्राइंगल होंगे, अगर मैंने इन 3 पॉइंट्स को ले लिया जो लाइन में है, तो क्या ये ट्राइंगल कभी बनाएंगे? नहीं। इसलिए जितने भी कोलिनियर वाले पॉइंट्स होते हैं उनमें से जो 3 पॉइंट चूज किए जाते हैं उसको चुपचाप निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो ट्राइंगल कभी भी नहीं बनाने देगा। तो आपने क्या किया, NC3 माइनस KC3 हो गया। ओके, तो ये 2 फॉर्मेट तैयार है आपका। इन 2 फॉर्मेट से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले इन 2 को क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे पास है 10 पॉइंट्स in which 4 are कोलिनियर, 4 जो है वो कोलिनियर है, तो सबसे पहली बात, अगर टोटल स्ट्रेट लाइन पूछी जाए, टोटल स्ट्रेट लाइन, अगर टोटल, तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। बेसिकली एग्जाम से पहले आपको जो चाहिए होता है वो होता है एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिले, आपको ये पता चले कि आपकी मिस्टेक्स क्या है और आपको सही सॉल्यूशन मिले। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू आता है, तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक मॉक टेस्ट हमेशा लगाते रहना चाहिए। यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं संडे और आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, आप इसे परचेज भी कर सकते हो, बहुत मिनिमल कॉस्ट होता है। टेस्ट सीरीज देने से आपको आपकी प्रिपरेशन पता चलती है, तो इसको जरूर अवेल करें। स्ट्रेट लाइन पूछी जाएगी तो हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, क्या, 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1, दैट्स इट। 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। अगर हमसे पूछा जाए टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे, हम बोलेंगे 10C3 माइनस 4C3 हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बात समझ में आई बच्चों कि स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल पे दोनों पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ज्योमेट्री पे अक्सर वो एक क्वेश्चन देते हैं, उनका फेवरेट ही हो जाता है कहीं ना कहीं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन आपके हाथों से जाना ना पाए। नेक्स्ट बात करते हैं जहां पे हमें डायगोनल की बात करनी होगी। तो ज्योमेट्री में नेक्स्ट पॉइंट अगर हमारा होगा तो वो क्या होगा, टोटल डायगोनल्स। अगर टोटल डायगोनल्स की बात की जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स में से 2 फॉर्मूला है, एक NC2 माइनस n होता है, एक NC2 माइनस n होता है। इसको हम जनरली यूज नहीं करते, बस आप जानते रहो कि ये भी डायगोनल बनाने का फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली आप याद करो कि अगर n साइड्स हैं, n साइड्स हैं तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू n माइनस 3/2, ये देगा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। n इंटू n माइनस 3, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, मैं सिर्फ की पॉइंट्स एग्जाम ओरिएंटेड लिखा रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखो। n इंटू n माइनस 3/2, जैसे क्वेश्चन है, इफ टोटल डायगोनल्स, अगर टोटल डायगोनल्स जो हैं वो आपके 20 हैं, इफ टोटल डायगोनल्स आर 20, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स आपको बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, मैं ऑप्शन दे देती हूं आपको। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है आपका 8।
ये ऑप्शन दिया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो इस बार क्या किया है इन्होंने कि डायगोनल बता दिया है, बोल के दे दिया डायगोनल इतना है भैया, साइड बताओ। तो फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला कितना होगा n इंटू एन माइनस 3, क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 20/2। तो यहां से आएगा n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 40। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना वरना क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ऑलवेज यूज दी ऑप्शंस। ऑप्शंस अगर हम यूज करें 5 रखें तो 5 रखने में 5 इंटू 2 आएगा 10 होता है, गलत है। 6 रखोगे 6 इंटू 3 18 होता है, गलत है। 7 रखा 7 इंटू 4 28, गलत है। 8 रखा 8 इंटू 5 40 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के लिए आपने देख लिया स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, डायगोनल्स का फॉर्मूला, ट्राइंगल का फॉर्मूला। लास्ट जो बच गया है ज्योमेट्री से वो बनता है पैरेललोग्राम से, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम भाई ऐसा जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो, आपस में पैरेलल हो, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इससे क्वेश्चन क्या होगा, इससे क्वेश्चन होगा कि अगर आपके पास m ऐसी लाइन्स है, m वर्टिकल लाइंस है, m लाइंस आपके पास वर्टिकल है और आपके पास टोटल n लाइंस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। n वर्टिकल लाइन और n हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर ऐसा केस है तो आपसे पूछेगा टोटल पैरेललोग्राम्स कैसे होंगे। 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में, यानी जो अप्रैल हुआ था, अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में, अप्रैल का जो पेपर हुआ था 16 अप्रैल का पेपर 2023 का, अभी उसमें ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जनरेट किया और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। आप बच्चा ये देखो, m में से अगर मैं कोई भी 2 लाइन चुन लूँ, चाहे जैसे ये लाइन चुन ली, एक ये वाली लाइन चुन ली और एक ये वाली लाइन चुन ली। n में से मैंने कोई 2 लाइन चुन ली, लेट्स सपोज ये वाली लाइन चुन ली और ये वाली लाइन चुन ली। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चुनी तो आप बताओ एक पैरेललोग्राम बन के तैयार हुआ, एक पैरेललोग्राम बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि m में से कोई भी 2 लाइन चुनो, काम पूरा नहीं हुआ, अभी n में से कोई भी 2 लाइन चुनो। अगर m में से कोई भी 2 लाइन चुनोगे और n में से कोई भी 2 लाइन चुनोगे तो टोटल पैरेललोग्राम बनके आ जाएंगे। बात सही। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल and 5 vertical lines, then total number of पैरेललोग्राम्स हमने पूछ लिया। अगर टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमसे पूछा तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 4c2 इंटू 5c2। 4c2 होता है 6 और 5c2 हो जाएगा आपका कितना 10, तो हो जाएंगे टोटल 60 पैरेललोग्राम्स। आपका आंसर आ जाएगा टोटल कितने 60 पैरेललोग्राम्स। बात समझ में आई। तो ये वाला पॉइंट भी आपका एकदम ज्योमेट्री वाला पॉइंट एकदम अच्छे से मजबूत और क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है जहां पे हम पढ़ने वाले सम ऑफ डिजिट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ डिजिट्स। अब ये क्या नया सप्पा है, इसको देखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब ये है, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे वो की पॉइंट्स लिए जा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है बच्चों, एग्जाम में जरूर आता है। फाइंड द सम ऑफ all the digits, find the sum of all the digits formed by 1 2 3, find the sum of all the digits, find the sum of all the 3 digit number formed by 1 2 3 विदाउट रिपीटिशन। हमेशा किस में देगा, विदाउट रिपीटिशन से ही क्वेश्चन आता है। अगर विदाउट रिपीटिशन, ये कह रहा है कि जितने भी आप 1 2 3 की मदद से नंबर बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटिशन, उन सारे नंबर्स का आप सम बताओ। अभी तो ये 1 2 3 है, अगर 1 2 3 4 होगा तब क्या करोगे,
तो दिक्कत और होगी। 1 2 3 से नंबर कैसे बनाए जा सकते हैं भाई? टोटल अगर नंबर पूछेंगे तो हमारे पास कितने हैं? 3 नंबर है, तो 3 फैक्टोरियल नंबर बनाए जा सकते हैं, यानी 6 नंबर बनाए जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से? 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2। और कोई नंबर बनाए जा सकते हैं क्या? और इनका सम पूछ रहा है। अगर इनका सम पूछ रहा है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ, ध्यान से ध्यान देना। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ वंस। अब इसका क्या मतलब है अभी समझाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वंस इनटू सम ऑफ डिजिट, अच्छा ये भी कोई सम ऑफ डिजिट हो गया, इनटू नंबर ऑफ डिजिट, जितने डिजिट हों उसमें से -1 करके उसका फैक्टोरियल कर दीजिए, आपके सामने हमेशा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है जरा देखो तो। टोटल नंबर ऑफ वंस का मतलब क्या है मैम? टोटल नंबर ऑफ वंस का मतलब ये है जितने डिजिट होंगे उतनी बार आप 1 लिख दीजिए। कितने डिजिट है? 3, 1 2 3, 3 बार 1 लिख दिया, ओके मैम। फिर आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट लिख देना। सम ऑफ डिजिट कितना हो गया? 6, ठीक है मैम। अगला नंबर ऑफ डिजिट 3 है, 3 - 1 का फैक्टोरियल कर देना है, तो ये कितना हो गया? 1 1 1 इंटू 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 1 1 इंटू 12। और ये करना आपको आराम से आता है, तो आराम से वो ऑप्शन देख लेना जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। 1 इंटू 2 2 आएगा। बात समझ में आई? तो सीधा सीधा सम ऑफ डिजिट निकालने का फॉर्मूला एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सम ऑफ डिजिट्स आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट। 4 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है जिसमें विदाउट रिपीटिशन आपका हो। तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो शॉर्ट ट्रिक अपने को पता चल गई। तो क्या करेंगे? 4 बार 1 लिखा, ठीक है भाई। इन सब का सम कितना होगा? 10। और कितने नंबर हैं? 4, 4 - 1 3 फैक्टोरियल, बात खत्म। ये कितना हो गया? 6, 60 हो जाएगा, तो 6 6 6 6 और लास्ट में एक 0 आ जाएगा, आंसर, बात खत्म। बात समझ में आई? सिंपल सा था। सम ऑफ डिजिट्स एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आप आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे एक नए टाइप का क्वेश्चन जहां पे हम करते हैं फिक्स्ड की पावर वेरिएबल। क्या कर रहे हैं हम कि फिक्स्ड की पावर में वेरिएबल। अरे मैम ये क्या लिख रहे हो? फिक्स्ड की पावर वेरिएबल। फिक्स्ड की पावर वेरिएबल का मतलब क्या है? जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ये केस क्या है? when n identical things are distributed to m things, each may can receive more than 1। मतलब क्या है? अगर हमारे पास टोटल n चीज़ें हैं, आइडेंटिकल चीज़ें, देखने में सेम टाइप की चीज़ें हैं, अगर सेम टाइप की चीज़ें और उसे हमें m लोगों पे बांटना है, तो आप बताओ उसको कैसे बांटोगे? क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसा ये है, हाउ 5 टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 बॉयज। 4 लड़कों में 5 खिलौने बांटने हैं, कैसे बांटेंगे? अब बच्चों को खिलौनों पे बांटोगे कि खिलौनों को बच्चों पे बांटोगे? तो ऑब्वियसली खिलौनों को बच्चों पे बांटोगे। अरे तुम कुछ भी कर सकते हो, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिक्स्ड कौन है? फिक्स्ड है बॉयज। और पावर में क्या होगा? वेरिएबल जो बट रहा है, यानी कि 5। एनडीए ने किसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था बच्चों कि हाउ 3 हॉलीडे टिकट्स, ये 2015 या 16 का क्वेश्चन है। हाउ 3 हॉलीडे टिकट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड
among 20 employees. 20 employees. Each can receive more than one. Each can receive more than one. एक से ज्यादा भी रिसीव किया जा सकता है। मतलब कि ये है कि 3 हॉलीडे टिकट्स को हमें 20 एम्प्लॉयज में बांटना है और एक से ज्यादा भी किसी को भी मिल सकता है। तो एम्प्लॉयज अपनी जगह बैठे रहेंगे 20 एम्प्लॉयज और उनके ऊपर टिकट बटेगी, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का केस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 20 एम्प्लॉयज अपनी जगह फिक्स्ड है, उसकी पावर कितना हो जाएगा 3, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 8000। फिक्स्ड की पावर वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडी होता है, उस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान दो, जरा इस क्वेश्चन का जवाब दो। जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा, हाउ कैन अ स्टूडेंट आंसर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को वो कैसे टैकल अप कर सकता है? तो बात को समझना बेटा, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को 2 तरीके से हैंडल कर सकता है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। फिर अगले में भी दो ही केसेस तो ऐसे कितने 10 बार, तो कितना हो गया 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 10 बार, तो 2 की पावर 10 आ जाएगा आंसर। बात खत्म। बात समझ में आई? ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बड़ा ही फेमस होता है। और इसी तरह एक क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसा बनता है कि अगर इफ a matrix of order, if नहीं, ऐसा लिख लो, in how many ways, in how many ways matrix of order 3 cross 3 can be formed using the entry कितनी एंट्री, या तो 0 या तो 1। क्या कहना चाह रहा है? ये मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है। कहता है कि अगर आपने एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाई है और आप क्या कर रहे हो कि इसमें या तो एंट्री 0 ले सकते हो या तो 1, इसके अलावा और आप कोई एंट्री ले नहीं सकते। तो हर एक पॉइंट पे कितने केसेस हैं? 2 2 2, सबके लिए 2 चॉइसेस हैं। और इसमें मैट्रिक्स में क्या करते हैं, 2 की पावर आप ऑर्डर कर देते हो, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3, दैट इज हो जाएगा 2 की पावर 9। ये आंसर होता है। ऐसे निकालते हैं मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखिए, मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन निकलेगा कैसे? तो चॉइस, इसका ट्रिक क्या बनाया, चॉइस की पावर ऑर्डर, हमेशा चॉइस की पावर ऑर्डर। बात समझ में आई? जितनी भी चॉइसेस होंगी, अपने पास 2 चॉइसेस तो 2 चॉइसेस की पावर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया। अगर यही क्वेश्चन होता, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता, मान लो ऑर्डर हो जाता आपका 2 क्रॉस 3 और एंट्री दे सकते होते अगर 0 1 2, तो हो जाता 3 की पावर 2 × 3, आंसर हो जाता 3 की पावर 6। तो मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए कि यहाँ पे क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, ये भी हो गया। हैंडशेक का भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हैंडशेक और मीटिंग का। उस क्वेश्चन को करने के टेक्निक सैटरडे वाले लाइव मॉक में जरूर सिखाऊंगी, तो उसको जरूर देखना। आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है मैम, ये चीजें हमारी हो गई। नेक्स्ट आप ये बताइए कि और क्या बच गया इस चैप्टर में, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बच गया वो होता है बेटा ग्रुप डिवीजन। तो अगली हेडिंग डालिए, ग्रुप डिवीजन। डिवीजन ऑफ ग्रुप अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हमारे पास, टोटल ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लेकर ही समझाऊंगी। मेरे पास मान लो 10 खिलौने हैं, 10 खिलौने हैं। 10 खिलौनों को मुझे ऐसे बांटना है कि ए के पास 2 खिलौने जाएं, बी के पास 3 खिलौने जाएं, सी के पास 5 खिलौने जाएं, एकदम फिक्स्ड हो। ठीक है कि किसके किसके पास कितना खिलौना जाना है। अगर ये बात एकदम फिक्स्ड है तो ये इसका आंसर एकदम सिंपल सा आता है। टोटल खिलौने कितने, 10, तो ऊपर लिख दीजिए 10 फैक्टोरियल। ट्रिक से बता रही हूँ बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर आ जाएगा 10, ए को देना है 2 फैक्टोरियल, बी को देना है 3 फैक्टोरियल, सी के लिए आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। एज सिंपल एज दैट। जब स्पेसिफाइड हो कि किसको किसको कितना खिलौना देना है, तो आप कुछ नहीं, टोटल चीजें ऊपर लिखो और डायरेक्ट सबके फैक्टोरियल नीचे लिख दो एंड यू विल गेट द आंसर। बट व्हाट इफ अगर केस डिफरेंट होता,
केस ऐसा होता कि हमें पता ही ना होता किसको कितना देना है, हमें बस ये बोलता कि 3 लोगों में बांटना है, किसी को भी 2, किसी को भी 3, किसी को भी 5, ऐसे रेशियो में बांटना है, लेकिन आप इसको बांटो ऐसे। तब हम क्या करते, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तो करते ही, लेकिन साथ में इसको बांटने का तरीका भी लिखते। हो सकता है ए बी सी बटे, या बी सी ए बटे, या सी ए बी, ऐसे ही फैक्टोरियल कितने तरीके से बट सकता है 3 लोगों में, 6 तरीके से। इसलिए हमने क्या किया, 3 लोगों में बांटने का तरीका अलग से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 2 केसेस ध्यान से देखना, जब ग्रुप डिवीजन हो, सबसे पहली बात, अगर ग्रुप्स डिवाइडेड हो कि किसको किसको कितना बांटना है, नाम के साथ फिक्स्ड हो तो कुछ नहीं, बस सिंपली फैक्टोरियल नीचे रख दो। लेकिन अगर फिक्स्ड नहीं है किसको कितना बांटना है, बस ये बोला 3 लोगों में इतना बट जाना चाहिए, अगर ऐसा लिखा है 3 लोगों में इतना बट जाना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करो, जितने वो पहले लिखो फॉर्मूला, फिर अगर फिक्स्ड नहीं है तो उतने जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ऐसे केस में कहीं पर भी रिपीटिशन नहीं आया, जस्ट इन केस अगर रिपीटिशन आ जाए, जैसे 10, 2, 2 और अच्छा एक काम करते हैं 3, 3 और 4 ले लेते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। जहां रिपीटिशन आ जाए, हमें ये भी नहीं पता किसको कितना देना है, हमें नहीं पता किसको कितना देना है, तो हमने लिखा 10 फैक्टोरियल, पहले जितना पढ़ा है उतना लिख लेते हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इतना लिख दिया। अब पॉइंट की बात क्या है कि किसी को कितना देना है ये हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया। लेकिन भाई साहब रिपीटिशन भी तो है, अगर रिपीटिशन है तो उसका भी तो फैक्टर आएगा। 3 लोगों को 2 बार 3 3 दिख रहा है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 फैक्टोरियल भी आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप डिवीजन के लिए याद रखिए। सबसे पहली चीज आपके सामने जो भी लिखा है, अगर वो फिक्स्ड है, हमें पता है किसको किसको कितना देना है, तो हमने 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कर दिया। अगर फिक्स्ड नहीं है तो जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल से अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर फिक्स्ड नहीं है, साथ ही साथ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स दिखा, तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स में तो हम हमेशा क्या करते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, तीनों केसेस आपके दिमाग में एकदम सटीक तरीके से क्लियर होना चाहिए। एकदम स्मार्ट, एकदम घोड़े की तरह दिमाग चलाओ बेटा, देखो कैसे सारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट टॉपिक हमारा आज का बचा हुआ है, वो है हमारा रैंकिंग। क्या होती है रैंकिंग, जरा समझते हैं। रैंकिंग डिक्शनरी से कई बार क्वेश्चन आया है और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होती है रैंकिंग। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो रैंकिंग कैसे की जाती है, इसकी होती है एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक से ही सीखेंगे ताकि हमारे आसानी से क्वेश्चन आ जाए। वर्ड कोई ले लेते हैं, वर्ड हमने ले लिया है मदर। पहले आप सीखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मदर की रैंकिंग कैसे की जा सकती है, ऑल्दो मदर की रैंकिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, वो बात तो हम सबको पता है। पॉइंट क्या है कि मदर की रैंकिंग हमें करनी कैसे है। अगर क्वेश्चन का मतलब समझो, रैंकिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास टोटल 6 वर्ड्स हैं और इस 6 वर्ड से अगर हम डिक्शनरी में लेटर बनाए, डिक्शनरी में लेटर देखा है कभी कैसे बनता है, जैसे लिखा हुआ है कट, क्यूट, कैट, कम, या फिर कटलेट, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताओ डिक्शनरी में वर्ड कैसे होते हैं। सबसे पहले सी से वर्ड शुरू होगा तो सी से तो सारे शब्द शुरू हो रहे हैं। अब उसके बाद आप सेकंड लेटर को चूज करोगे, सेकंड लेटर में सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो फर्स्ट लेटर ये आएगा, इसको छोड़ दो। अब उसके बाद बचे लेटर, सबसे पहले यू आता है कि ओ आता है, इन दोनों जगह पे यू है, तो सबसे पहले ओ आता है, सेकंड लेटर ये होगा। अब यू तो तीनों में है, तो कौन सा लेटर तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे चल जाते हैं, टी टी टी, सब में थर्ड लेटर भी टी है, तो यहाँ पे तो लेटर खत्म हो गया, इसलिए थर्ड लेटर कौन आएगा, ये। अब इसके बाद फोर्थ लेटर पे जाएंगे। फोर्थ लेटर में अगर कंपेयर करें, यहाँ ई आया है, यहाँ पे एल आया है, तो सबसे पहले फोर्थ लेटर ये आएगा क्योंकि ई पहले आता है और एल बाद में आता है। ऐसे डिक्शनरी में अरेंजमेंट्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि अगर ये वर्ड है मदर, इन्हीं लेटर से अगर हम लेटर्स बनाएं तो मदर कौन से रैंकिंग में आएगा, तो सबसे पहले लेटर किससे बनेंगे, ई से बनेंगे, फिर उसके बाद कैसे बनेंगे, एच से बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले ई आता है फिर एच आता है, उसी के हिसाब से डिक्शनरी में अरेंज करेंगे। अब बेसिकली हमें इसकी सिर्फ और सिर्फ ट्रिक जाननी है कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ध्यान से सुनो बेटा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप ए बी सी डी के हिसाब से इनकी नंबरिंग कर दो। सबसे पहले कौन आता है, ई आएगा मैम, उसके बाद कौन आएगा, एच आएगा, फिर कौन आएगा आपका, आ जाएगा एम,
फिर आएगा O, फिर आएगा R और फिर आएगा T। ठीक है, ये आ गया, सबकी नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग एक बार चेक कर लो, सबसे पहले E, H, M, O, फिर R, फिर T आएगा, बिल्कुल सही बात है। नंबरिंग करने के बाद स्टेप 2 आपका क्या होता है? आपका स्टेप 2 होगा कि आपको देखना है 5 नंबर से छोटा कोई नंबर इधर है क्या? नहीं मैम, कोई नहीं है। राइट हैंड साइड चेक करना होता है। 5 से छोटा एक भी नंबर नहीं। 1 से छोटा राइट हैंड साइड कोई है क्या? नहीं मैम, 0। फिर 2 से छोटा राइट हैंड साइड कोई है क्या? 1 है मैम, तो 1 लिख दो। 6 से छोटा राइट हैंड साइड 3 नंबर है तो 3 लिख दो। 4 से छोटे राइट हैंड साइड 2 नंबर है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। 3 से छोटे राइट हैंड साइड 2 नंबर है तो हमने फिर से 2 लिख दिया। तो पहला स्टेप 1 क्या था? ABCD के हिसाब से अरेंज करना। स्टेप 2 था हमारा ये चेक करना कि राइट हैंड साइड उससे कितने छोटे नंबर हैं, उसको हमने स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ये लिखने के बाद आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 3 18 हो जाएगा। ये 24 होता है, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। ये 120 होता है, 120 का डबल 240 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, वेट अ मिनट, रैंकिंग नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे आपको ये पता चलेगा मदर वर्ड से पहले कितने लेटर आए हैं। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तब हमें जाके मदर लेटर की रैंकिंग मिल जाएगी। बात समझ में आई? जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मदर लेटर की रैंकिंग यहाँ पे क्या है। इज इट क्लियर बच्चों? चलो एक और शब्द देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको ऐड कर लेना, जो भी आंसर आएगा यू विल गेट द आंसर। एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैथ्स। चलो इसकी रैंकिंग निकालते हैं। अगर मैथ्स लेटर की रैंकिंग निकालेंगे, सबसे पहले आएगा A, फिर आएगा H, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा M, फिर S और फिर T आएगा। 4 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा पीछे राइट हैंड साइड एक भी नहीं, 5 से छोटे 2, 1 से छोटा एक भी नहीं, 3 से छोटे 2। ठीक है भाई, अब नीचे क्या करना है? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब कर देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 इंटू 4 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 का डबल 48 हो जाता है, ये आ जाएगा। और इसमें लास्ट में करना पड़ेगा +1। तो इसका टोटल रैंकिंग कितना हो गया? 53। मतलब मैथ्स जो लेटर आएगा वो 53rd रैंकिंग पे आएगा। बात क्लियर? अच्छा, अभी तक आप ये देखो जितने भी लेटर्स हमने लिए एक भी रिपीटिशन नहीं था उसमें। अगर रिपीटिशन नहीं है तो अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि रिपीटिशन वाले लेटर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो चलो जल्दी से सीखते हैं रिपीटिशन ऑफ लेटर्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। वर्ड ले लेते हैं हम। वर्ड लिया हमने सीक्रेट। अब सीक्रेट लेटर को कैसे अरेंज करना है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको ABCD के अराउंड अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा C, फिर उसके बाद आएगा E, दोनों में E। भेदभाव क्यों करना, जब दोनों E है तो दोनों में E। उसके बाद कौन आएगा? R आएगा, तो ये आएगा 3, फिर 4 और फिर 5 आएगा। RST ABCD में ऐसे ही आता है। 5 से छोटा मैम एक भी नहीं, 2 से छोटा एक भी नहीं, 3 से छोटा 1, 2 से छोटा एक भी नहीं, 2 से छोटा 1, 4 से छोटे कितने हो जाएंगे? 3 लिख दिया, 4 से छोटे तीनों लिख दिया। उसके बाद हम 0 फैक्टोरियल लिखा, कोई रिपीटिशन नहीं अभी। 1 फैक्टोरियल लिखा, कोई रिपीटिशन नहीं अभी। 2 फैक्टोरियल, कोई रिपीटिशन नहीं अभी तक। पीछे देखना है, आगे नहीं, पीछे देखना है। C पे कोई रिपीटिशन है क्या पीछे? नो मैम। 4 पे जैसे ही आप आई तो आपने पीछे पलट के देखा तो आपको मिला E 2 बार आया, तो आपने क्या किया? इसको 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया, क्योंकि E कितनी बार आया? 2 आया। S यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल, लेकिन एक बात बताओ, S से पीछे पलट के देखोगे तो भी तो E 2 बार आया, तो फिर यहाँ पे फिर से किससे डिवाइड करेंगे? 2 फैक्टोरियल से एक और बार डिवाइड करेंगे। जितनी बार डिवाइड एक बार शुरू हो गया तो वो डिवाइड होता ही जाएगा, बार बार डिवाइड होगा। अब यहाँ से देखो कितना आएगा? ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0
और यहाँ से 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 का आधा होता है 12, यहाँ से आएगा 12। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 का आधा 60, 60 का 3 गुना 130, 180 हो गया। और लास्ट में आप क्या कर देंगे, +1 कर देंगे एंड यू विल आराम से गेट दी आंसर। बात समझ में आई कैसे निकाला? जब भी रिपीटिशन शुरू हो जाए बच्चों, तो पहला काम यहां तक तो वही किया जो करते आए। रिपीटिशन में क्या है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। जैसे ही इस ई पे पहुंचे, पीछे पलट के देखा, रिपीटिशन शुरू हुआ, इसलिए कितनी बार ये आ चुका है, 2 बार। एस कितनी बार आया, एस के पीछे 2 बार रिपीटिशन, तो 2 बार से डिवाइड कर दिया। एक और शब्द कर लेते हैं, क्या है, गूगल। गूगल शब्द अगर हमने लिया तो गूगल शब्द में सबसे पहले लेटर का अरेंजमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद कौन आएगा, जी आएगा, तो 2 और 2। फिर कौन आएगा, एल आएगा ABCD में, फिर ये आ जाएगा 3 और उसके बाद आएगा 4 और 4। ये बड़ा ही ट्रेंडी क्वेश्चन था, गूगल बड़ा ही ट्रेंड किया, पेपर में नहीं, मतलब ऐसे बड़ा ही लोगों में क्रेज आ गया कि गूगल की रैंकिंग निकालो, गूगल की रैंकिंग निकालो। दिखाते हैं गूगल की रैंकिंग कैसे निकालते हैं। 1 से छोटा एक भी नहीं, 3 से छोटा 1, 2 से छोटा 1, 4 से छोटा पीछे कितने मिल रहे हैं, 3 नंबर, 4 से छोटे कितने, 3 नंबर, 2 से छोटा 1, लिख दिया। अब नीचे क्या लिखना है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। जैसे ही लिखा तो पीछे क्या है, पीछे एक भी रिपीटिशन नहीं अभी तक, लेकिन जैसे ही 4 फैक्टोरियल लिखा, ओ के बाद पीछे पलट के देखा, ओ 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। अब जी पे गए तो यहां लिखा 5 फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ओ 2 बार रिपीट कर रहा है, वो तो ठीक था, जी भी तो 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड हो गया। बात समझ में आई? जितने टर्म्स रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होता जाएगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना होगा, 0 आ जाएगा, फिर ये कितना होगा 1, यहां से कितना आएगा 2, फिर ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 3 जा 18 हो जाएगा, यहां से 4 फैक्टोरियल बाई 2 ये कितना हो जाएगा 12, 12 3 जा 36 हो जाएगा। ये कितना होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 4 हो जाएगा, तो यहां से आएगा 30। और अगर हम इसको ऐड करेंगे, लास्ट में +1 भी तो करना है, तो आप देखो ये हो जाएगा 20, 20 + 30 50, 50 + 36 86, ठीक है, 86 + 1 87, 87 + 1 88। तो गूगल की रैंकिंग कितनी होती है, 88 होती है। इस बात को सीखो, गूगल की रैंकिंग 88 होती है। बात क्लियर? तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया, सबसे पहले ABCD के अकॉर्डिंग लेटर कर दी, उसके बाद आपने पीछे पलट के देखा कितने लेटर्स रिपीट करते हैं। 1 से एक भी नहीं, 2 से पीछे 1, 2 से पीछे 1, 3, 4 से पहले 3 लेटर्स, 4 से पहले 3 लेटर, 2 से पहले 1 लेटर लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल लिखना ही था। रिपीटिशन यहाँ से शुरू हुआ, इससे पहले 2 लेटर रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल, इससे पहले 2 ओ रिपीट हुए, 2 बार जी भी हो गया, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और सिंपली इसको सॉल्व किया। वी विल गेट दी आंसर। बेसिकली आई होप आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे नोट्स मिल गए हों, आपने कंबाइंड फॉर्मेट देख लिया है। इससे भी बेहतरीन सेशन लाएंगे आने वाले समय पे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आने वाले समय में आपको किस चीज़ का टॉपिक वापस चाहिए जिस पे हम आपको बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। सैटरडे को इसी का लाइव मॉक होगा, तो उस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। उस लाइव मॉक में आपको हिस्सा बनना है। और बेटा देखो, NDA का जो चैनल है उसमें तो हम रेगुलर बने हुए हैं, जहाँ पे हम रेगुलर क्लासेस लेकर आ ही रहे हैं। तो NDA के चैनल का भी पार्ट बनो ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वहाँ पे आपको क्या क्या करनी है। तो इस बेहतरीन लेक्चर से अब हम विदा लेते हैं आपसे। आपका प्यार और सम्मान हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।